हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4 की हिंदी का व्यवहारिक हिंदी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाली हूँ वो सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ सारे ही क्वेश्चन आपके जो पूरा सिलेबस है व्यवहारिक हिंदी का उसी से लिया गया है और किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको उसी तरीके से प्रिपेयर किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली यूनिट ही है हमारी व्यवहारिक हिंदी की, जिसके अंदर हम व्यवहारिक हिंदी के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। सेकेंड यूनिट है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप। जो हमारी संपर्क भाषा है जिसके अंदर हम एक दूसरे से आपस में संपर्क कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसके अलग अलग रूप हैं हिंदी के, उन रूपों को हम समझेंगे। जिसके अंदर हमारे सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग और अनुभव लेखन को देखेंगे, साथ ही बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित जो परिभाषिक शब्दावली है उसको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो कितना छोटा सा हमारा सिलेबस है व्यवहारिक हिंदी का। तो क्वेश्चंस भी हमारे बहुत ही कम होने वाले हैं और बहुत ही आसान होने वाले हैं जो आप इजीली तरीके से समझ सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग करने में उत्पन्न प्रमुख रुकावटें कौन कौन सी हैं, इनके समाधान के महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले ये बताना है कि आखिर बैंकिंग क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो बताना है और साथ ही उसके जो समाधान हो सकते हैं वो समाधान यहाँ पर हमें लिखने हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है आधुनिक परिवेश में यानी आज के समय में बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न कार्य राजभाषा हिंदी के माध्यम से किए जा रहे हैं। जैसे कि बैंक वगैरह में हम देखते हैं वहाँ पर ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, यानी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब जो है वहाँ पर जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसका प्रयोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अलग अलग तरीकों से हिंदी भाषा का जो है प्रयोग किया जा रहा है, यानी बैंकिंग क्षेत्र में भी जो है अब हिंदी की शब्दावली है उसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है और उसका प्रयोग सभी कर्मचारी जो भी होते हैं वो लोग कर रहे हैं। वर्तमान में हिंदी के प्रयोग के लिए हिंदी अधिकारी, अनुवादक, हिंदी लेखक तथा हिंदी टाइपिंग करने वाले भी उपलब्ध होते हैं। बैंक में अलग अलग तरीके के जो है हिंदी के अधिकारी होते हैं जो हिंदी की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। साथ ही अनुवादक वह व्यक्ति होता है जो किसी भी अन्य भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, किसी भी अन्य भाषा में जो ट्रांसलेट करता है उसको ही अनुवादक कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए अनुवादक रखे जा रहे हैं बैंकों के अंदर। साथ ही हिंदी के लेखक, हिंदी के जो टाइपिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं उन लोगों को भी रखा जा रहा है, जिससे क्या हो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर हिंदी भाषा का कह सकते हो उसको बढ़ावा मिले, उसका प्रयोग जो है ज्यादा से ज्यादा किया जाए। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी सरल नहीं होती है। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो हिंदी बैंकों के अंदर प्रयोग नहीं की जाती है, बल्कि वहाँ के शब्द जो होते हैं वो कुछ अलग होते हैं हमारी डेली लाइफ के मुकाबले में। तो वहाँ की हिंदी जो होती है वो थोड़ी सरल नहीं होती, आप कह सकते हो वो थोड़ी सी टफ होती है, उसके वर्ड थोड़े हार्ड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर जो हमारी बैंकिंग हिंदी है उसका अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है। तो ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आप इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अर्थ यहाँ पर बैंकिंग हिंदी का ये बताया है कि ये व्यवसायिक संदर्भ में हिंदी की उपयोगिता और महत्व को संदर्भित करता है, जैसे कि बैंक कार्यालयों, शाखाओं और बैंक सेवाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग। यानी कि जो व्यवसायिक है हमारे अलग अलग जो हमारे बिजनेस होते हैं उन जगहों पर जब हमारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके महत्व को बताया जाता है, उसी चीज को जो है हम बैंकिंग हिंदी कह सकते हैं। यानी जो हमारे अलग अलग बिजनेस यानी बड़े बड़े बैंकों के अंदर जब हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसी को बैंकिंग हिंदी कहा जाता है। जैसे कि बैंक कार्यालयों, शाखाओं और बैंक सेवाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग, जब भी वहाँ पर जैसी भी हिंदी का प्रयोग किया जाएगा वो हमारी बैंकिंग हिंदी होगी। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे बैंकों में जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन सी रुकावटें आती हैं साथ में वो हमें बताना है। जैसे कि हमारे यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा था कि कौन कौन सी रुकावटें, या यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन होता कि समस्या, जब भी आप इन्हीं समस्या को बता सकते हो। तो सबसे पहली जो समस्या है हमारी वो ये है भाषा के शब्दों की जटिलता। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक के अंदर जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो सरल नहीं होती है बल्कि काफी ज्यादा टफ होती है। तो जो वहाँ के शब्द होते हैं हिंदी भाषा के वो बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, उसका अर्थ बहुत ज्यादा डीप होता है, वो बोलने में काफी ज्यादा कठिन होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही दी गई है कि बैंकिंग क्षेत्र में जिस हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो काफी ज्यादा कठिन होती
है, उसके शब्द कठिन होते हैं। इसी वजह से वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, ग्राहक जो होते हैं, वो उसका सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उसको सही से बोल नहीं पाते हैं। यही समस्या का सामना जो है सबसे पहला करना पड़ता है कि बैंकों की जो हिंदी होती है वो कठिन होती है, उनके शब्द कठिन होते हैं। तकनीकी खराबी, अलग अलग जो है मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टाइपिंग वगैरह का या और भी कोई भी सिस्टम वगैरह का जो प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हिंदी भाषा ज्यादा प्रमोट हो सके, या उसको ट्रांसलेट करने के लिए या किसी चीज को आप मतलब निकालने के लिए जब हिंदी का प्रयोग किया जाता है तो उसके अंदर खराबी देखी जाती है। अंग्रेजी भाषा से जब हिंदी में उसका रूपांतरण किया जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि तकनीकी कोई खराबी हो, मशीन में कुछ जो है प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उसका मीनिंग ही हमारा अलग निकल के आ जाए। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है यही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो तकनीकी उपकरण होते हैं, जो भी मशीन वगैरह जिस भी आप मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकती है, कभी वो खराब हो सकता है, क्योंकि तकनीक तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो कभी भी जो है उसके अंदर कुछ भी अंदरूनी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से जब उसका रूपांतरण किया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो उसके अंदर समस्या देखने को मिलती है कि वो गलत ही जो है हमारा मतलब निकालता है। शब्दावली की कमी, जो बैंकों के अंदर अलग अलग कर्मचारी या जो भी अधिकारी काम करते हैं, उनको बहुत ही कम नॉलेज होती है हिंदी शब्दों की, क्योंकि ज्यादातर जो अधिकारी होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो हिंदी की शब्दावली होती है उसकी कमी होती है। और जब वहाँ पर कोई ग्राहक आता है या जिसको अच्छी खासी हिंदी की नॉलेज हो, और जब वो उनसे संप्रेषण बनाते हैं, जब उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं। ये हमारी थर्ड समस्या है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकुशल कर्मचारी। अकुशल कर्मचारी के अंदर ये आएगा कि बैंकों में जो कर्मचारी होते हैं उनको वाणिज्य और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक कह सकते हो, ट्रेड वगैरह जो होता है, इन विषयों के ऊपर जो है अच्छी खासी जानकारी नहीं होती है। इन विषयों से रिलेटेड जो भी हमारे शब्द आते हैं, इकोनॉमिक आप कह सकते हो विषयों के अंदर जो शब्द यूज किए जाते हैं, वाणिज्य क्षेत्र के अंदर जो प्रयोग किया जाते हैं, उन शब्दों की जानकारी नहीं होती, जिसके वजह से जो अपने क्लाइंट से या जिनसे भी उनके संपर्क बनाना है, उनसे वो संपर्क नहीं बना पाते हैं, और यहाँ पर भी उन्हें कई तरीके की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट अब भी हम बात करते हैं कि आखिर ये जितनी भी हमने समस्याएं पढ़ी, उनका क्या सॉल्यूशन है, क्या इनका समाधान निकाला जा सकता है। तो समाधान की बात करते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर समस्या और समाधान दोनों बताने थे। तो समाधान का सबसे पहला पॉइंट ये होगा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो कर्मचारी बैंकों के अंदर काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। जब भी हम किसी चीज में अकुशल होते हैं, जब हमें कोई चीज पढ़ना नहीं आती है या कोई काम हमें नहीं आता है, हम उस चीज को सीखते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। उसी तरीके से जो कर्मचारी हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है बोलना, वो क्या कर सकते हैं, हिंदी की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनके शब्दों को जान सकते हैं, जो भी बैंकों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, किस तरीके से जो है अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर इनका क्या अर्थ होता है। कह सकते हैं कि उनको ट्रेनिंग देंगे तो कर्मचारी जो है इस चीज में कुशल हो जाएंगे, उनके पास भी ये स्किल आ जाएगी कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए हिंदी के अंदर और बैंकों के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग कर पाए। तो यहाँ पर यही बताया है, अधिकारियों को लंबे समय तक गहन जानकारी और अभ्यास करने की प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं जो है वो चलानी चाहिए। बैंकों के अंदर अलग अलग कार्यशालाएं चलानी चाहिए, जिसके अंदर जिन अधिकारियों को हिंदी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके, और अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं रखवाई जानी चाहिए, ताकि जो है कंपटीशन होगा तो जो है इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और लोग जो है जल्द से जल्द जो है हिंदी को सीख जाएंगे और उसके अंदर कुशल बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है पहला जो है हम कह सकते हैं ये सोल्यूशन का हमारा पॉइंट रहेगा। सेकंड है तकनीकी सुधार। अब जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी सिस्टम यूज किए जाते हैं हिंदी भाषा के अंदर रूपांतरण करने के लिए, जो भी उनके अंदर हिंदी के जब हम प्रयोग करते हैं टाइपिंग के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर का, तो उसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदी के शब्द जोड़ने चाहिए। उन मशीनों को अच्छी तरीके से देख रेख करनी चाहिए, ताकि जब कभी भी ट्रांसलेट किया जाए या टाइपिंग की जाए तो उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। हिंदी में आप देखोगे कि बहुत ही कम लोग जो है हिंदी में टाइपिंग कर पाते हैं, तो टाइपर जो होना चाहिए हिंदी का वो भी सही होना चाहिए। साथ ही जो है कंप्यूटर के अंदर हिंदी की जो टाइप राइटिंग होती है वो सही लेनी चाहिए, ताकि जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे भाषाई संपर्क को बढ़ावा मिल सके, ताकि जो भाषाई संपर्क है वो सही तरीके से हो पाए। हिंदी पुस्तकालय व्यवसाय। अब बैंक के अंदर जो है पुस्तकालय खुलवाने चाहिए, जिससे वहाँ के जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है वो हिंदी भाषा के प्रति बढ़ जाए, और उनको हिंदी की जो अलग अलग शब्दावलियां हैं जो बैंकों के अंदर प्रयोग किए जाती हैं उनके बारे में पता चल पाए, और वो जो है उस चीज को सीख पाए, अगर पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी बैंक के अंदर। तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है हमारा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ग्राहकों से हिंदी संवाद। जो भी वहाँ पर ग्राहक आते हैं बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक के अंदर आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता है, हमेशा बैंक भरा ही रहता है, हम जानते हैं। कर्मचारियों को हमेशा अपने ग्राहकों से हिंदी भाषा में बात करनी चाहिए, ना कि गुड मॉर्निंग ये सब कहने की जगह उन्हें नमस्कार करना चाहिए, महोदय जी बोलना चाहिए। इस तरीके के अगर वो शब्दों को प्रमोट करेंगे तो हिंदी भाषा का विकास हो पाएगा, और जो है हिंदी भाषा अच्छी खासी बोली जाने लगेगी। ग्राहक अगर कोई बैंक के अंदर आता है तो वो अधिकारियों से अच्छे से बातचीत कर पाएगा, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो पाएगा, दोनों ही एक दूसरे को अपनी बातों को समझा पाएंगे। इसी वजह से जो है संवाद होना चाहिए वो हिंदी भाषा में ही होना चाहिए। संचार सुविधाओं
सुविधाओं में विस्तार, बैंकों के अंदर जितनी भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा, उसके लिए बैंकों को क्या करना चाहिए, अपने जितने भी कर्मचारी है उनकी कार्रवाई करवानी चाहिए कि वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना प्रयोग कर रहे हैं, क्या जितनी भी वहाँ पर ग्रामीण जनता आ रही है, जो स्थानीय लोग आ रहे हैं, क्या उसी भाषा में उनसे बात की जा रही है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे स्थानीय लोग होते हैं, ग्रामीण जनता जो होती है, उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको तो बिल्कुल भी नहीं आती है। हिंदी में अगर बात की जाएगी उनके साथ तो उनको जो है हिंदी भाषा सही से समझ में आएगी। अगर उनकी भाषा कुछ और भी है लेकिन थोड़ी सी हिंदी में भी अगर वो बात करेंगे अधिकारी, तो इनको हिंदी तो कम से कम समझ में आती होगी। अगर उनको बंगला नहीं आती है, भोजपुरी नहीं आती है, मैथिली नहीं आती है, तो इस भाषा में अगर वो बात करेंगे तो ये भाषा तो ज्यादातर सभी लोगों को आती है, हिंदी भाषा। तो इस भाषा को प्रमोट करना चाहिए, हिंदी प्रयोग को बढ़ावा। 6th पॉइंट हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक के अंदर जो है हिंदी भाषा को प्रमोट करना चाहिए, उसके बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो है इसका विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। संपर्क के अंदर जो है हमेशा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। आपस में जब कभी भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो या ग्राहक के साथ बात करनी हो, कोई भी मीटिंग हो, हमेशा जो है वहाँ पर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। बैंकिंग कार्यों के लिए हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि देश भर के अंदर हिंदी का सम्मान हो और इसका उपयोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आज के समय में हमारा व्यापार, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र के अंदर हिंदी का प्रयोग जो है दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। इसके प्रयोग में जो आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से जो है चीजें वो की जा रही हैं। ट्रांसलेटर मंगवाया जा रहा है, हिंदी लेखक रखा जा रहा है, जिससे हिंदी भाषा का विकास हो सके बैंकिंग क्षेत्र के अंदर और इसके उपयोग को जो है बढ़ावा दिया जा सके, ताकि ग्राहक और बैंक के अंदर जितने भी कर्मचारी हो उन सभी को हिंदी भाषा के बारे में जानकारी हो, उनकी शब्दावली के बारे में पता चले और उसका सम्मान जो है वो बढ़ता चला जाए। तो ये सारी बातें जो है आप निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पर बता सकते हो। आई होप ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संपर्क भाषा से क्या अभिप्राय है? सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में संपर्क भाषा की उपयोगिता बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले संपर्क भाषा क्या होता है वो यहाँ पर बताना है, साथ ही इस संपर्क भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर क्या उपयोगिता होती है वो हमें बताना है। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर सबसे पहले यही बताया गया है कि भारत एक बहुभाषी देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर एक नहीं अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसी वजह से सभी का एक दूसरे से जो कल्चर है, पहनावा है, खान पान है, रीति रिवाज है, वो सभी के जो है एक दूसरे से एकदम भिन्न है, यानी आप कह सकते हो एकदम अलग है। लेकिन फिर भी इतने बहुभाषी देश होने के बावजूद भारत के अंदर एकता देखी जाती है, यानी अनेकता में भी एकता हमारे भारत की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। और इस देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं बोलने के बावजूद सभी लोग जो है एक दूसरे से एक ही भाषा में ज्यादातर संपर्क करते हैं। उसी भाषा को जो है संपर्क भाषा कहा जाता है, क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर एक व्यक्ति को जो है हर भाषा नहीं आ सकती है। जैसे एक व्यक्ति दिल्ली का है और एक व्यक्ति असम का है, तो दिल्ली में जो व्यक्ति रहता है उसको असम की जो भाषा है वो भाषा नहीं आ सकती है। उसी तरीके से बंगाल की भाषा नहीं आ सकती, बिहार की भाषा नहीं आ सकती, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, ये सभी जगह पर हमारी अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा होती है वो हर स्टेट में प्रयोग की जाती है, चाहे वो कैसी भी की जाती हो। थोड़ा सा अलग हो जाता है, उनका टर्न जो होता है वो थोड़ा सा अलग चला जाता है, लेकिन इतनी हिंदी होती है कि लोगों को समझ में आ जाती है। तो ज्यादातर जो संपर्क करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी भाषा को जो है संपर्क भाषा कहा जाता है। तो इतने बड़े बहुभाषी देश के अंदर संपर्क भाषा का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारा पूरा देश जो है सांस्कृतिक दृष्टि से जो हम देखें तो बहुत अलग हम देख सकते हैं, क्योंकि सभी की भाषा, पहनावा, रीति रिवाज अलग है, लेकिन हम फिर भी जो है कहीं ना कहीं एक ही माने जाते हैं। हमारे इस विशाल देश में जहाँ अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, सभी के रीति रिवाज जब अलग हैं, संपर्क भाषा ही क्या करती है, उस चीज को सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। अगर किसी को किसी की बात ही समझ में नहीं आएगी तो वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि अपनी बात को समझाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हमसे कोई गुजराती व्यक्ति मिल जाता है और वो हमसे कुछ कहता है तो हम उसकी भाषा को कैसे समझेंगे जब हमें गुजराती आती नहीं है। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने एक दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे। तब हम कौन सी भाषा को अपनाएंगे? हम अपनी हिंदी भाषा को अपनाएंगे। इससे क्या होगा, यानी हिंदी भाषा हमारी एक संपर्क भाषा बन जाएगी, यानी बातचीत करने की भाषा बन जाएगी, कम्युनिकेट करने की भाषा बन गई। तो इससे क्या होगा, हम लोगों के बीच में, हम दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक
कनेक्शन बन जाएगा और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और समीप आ जाएंगे। तो एक ऐसी कड़ी का काम करती है जो एक छोर को दूसरे छोर से यानी एक किनारे को दूसरे किनारे से मिला देती है, उनको समीप ले आती है। तो वही हमारी संपर्क भाषा कहलाती है। तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन की बात। अब यहाँ पर है संपर्क भाषा से अभिप्राय। हम संपर्क भाषा से क्या समझते हैं? तो जो हमारा संपर्क भाषा, ये जो शब्द है वो अंग्रेजी के लिंग्वा फ्रैंका से लिया गया है, जिसको हम हिंदी में संपर्क भाषा कहते हैं। अब इस लिंग्वा फ्रैंका का मतलब ही होता है सामान्य बोली यानी लोक बोली। जो सभी लोग जिस भाषा को समझते हो, जो सभी लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हो, वही हमारी संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क का मतलब ही होता है आपस में बातचीत करना। एक भाषा के बोलने वाले लोग अन्य भाषाइयों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसी भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, एक व्यक्ति हिंदी बोलता है और एक व्यक्ति गुजराती बोलता है, लेकिन जब वो आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? आपस में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। चाहे वो गुजराती या बंगाली अगर व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, तब भी वो संपर्क भाषा का प्रयोग करेंगे। और संपर्क भाषा कौन सी होगी? चाहे तो वो अंग्रेजी हो सकती है, चाहे तो वो हमारी हिंदी भाषा हो सकती है, क्योंकि मोस्टली लोग जो एजुकेटेड पर्सन होंगे, जिनको अंग्रेजी आती होगी, वो अंग्रेजी भाषा में बातचीत करेंगे अपने विचारों को समझाने के लिए। तो जब विचारों को समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सिंपल आपको बस यही याद रखना है कि वही हमारी संपर्क भाषा होती है, चाहे वो हमारी अंग्रेजी हो चाहे वो हमारी हिंदी हो। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि भारत के देश विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अगर हम उन लोगों को हमारी हिंदी भाषा नहीं आती और हम लोगों को उनकी भाषा नहीं आती, तब हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर अंग्रेजी भाषा जो है वो क्या बन जाती है? हमारी संपर्क भाषा बन जाती है। उसी तरीके से हम अपने स्टेट की बात करें तो अगर वहाँ पर हमारे जो सामने वाला पर्सन है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन हिंदी तो उसको जरूर आती होगी, इसलिए हम हिंदी का प्रयोग करेंगे अपनी संपर्क भाषा के रूप में। तो वही हमारी संपर्क भाषा। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा कुछ विचार दिए गए हैं संपर्क भाषा के ऊपर, कि इनके द्वारा जो विचार दिए गए हैं कि वो क्या कहते हैं, संपर्क भाषा होती क्या है। जैसे डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा ने क्या बताया अपने शब्दों में संपर्क भाषा को, कि संपर्क भाषा एक ऐसी विरोधाभासी भाषा है जो भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो प्रदेश, राज्य और केंद्र तथा दो देश संपर्क स्थापित कर पाते हैं, उसी भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। यानी वैसे मैंने आपको अब एग्जांपल दिया, जब हम दूसरे देश में जाते हैं, जब वहाँ पर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपने विचारों को समझाने के लिए दूसरे व्यक्ति को, तो वो हमारी संपर्क भाषा है। उसी तरीके से देश, राज्य और केंद्र एक दूसरे से बातचीत करता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसी को जो है संपर्क भाषा कहा जाता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के अनुसार, डॉक्टर भोलेनाथ के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया है, इन्होंने जो है संपर्क भाषा को 3 स्तर पर आप कह सकते हो विभाजित किया है। पहला क्या है, एक तो जो है राज्य में डिवाइड किया, जैसे एक राज्य जैसे महाराष्ट्र और असम दोनों में अलग भाषा बोली जाती है, बंगाल और असम दोनों में अलग भाषा बोली जाती है। तो दो अलग अलग स्टेट के अंदर जब राजकीय पत्र का व्यवहार होता है, जब कोई भी पत्र भेजा जाता है या वहाँ के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वो जिस भाषा को अपनाएंगे वही हमारी संपर्क भाषा हो जाएगी। दूसरा स्तर उन्होंने केंद्र और राज्यों को बताया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा पत्र व्यवहार के अंदर, वो संपर्क भाषा होगी उस समय। उसी तरीके से जब कोई दूसरा व्यक्ति जो दूसरे क्षेत्र का है और वो दूसरे व्यक्ति और उसके सामने वाला व्यक्ति किसी और दूसरे क्षेत्र का है, तब वो वहाँ पर व्यक्तिगत अपने निजी विचारों के काम के लिए जिस भाषा का प्रयोग करेगा वही जो है संपर्क भाषा बन जाएगी। डॉक्टर पूर्ण चंद डंटन के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया है संपर्क भाषा से, वो ये बताते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों या निवासियों के बीच संपर्क का काम आती है। जो संपर्क भाषा है वो क्या करती है, जो अलग अलग हमारे वर्ग के लोग रहते हैं उनकी भाषाएं अलग अलग हैं और जब आपस में बातचीत करते हैं अलग अलग वर्ग निवासी, तब उनके बीच में जो भाषा काम करती है वही संपर्क भाषा काम करती है। भिन्न भिन्न जो बोलने वाले लोग हैं अलग अलग भाषा को, जब वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो उनकी संपर्क भाषा बन जाती है। तो इस तरीके से ये तो हमारा पूरा मतलब समझ लिया हमने कि आखिर हमारी संपर्क भाषा क्या होती है, जिसके अंदर हमने अलग अलग विद्वानों के विचार को भी समझ लिया कि उनके अनुसार संपर्क भाषा क्या है। सिंपल मैंने आपको ये भी बताया कि आखिर जो हमारी संपर्क भाषा शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है हमारा इस शब्द का, ये भी मैंने आपको बताया और इंट्रोडक्शन हमने समझा। अब देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती हैं उसके अंदर इस भाषा का, जो हमारी संपर्क भाषा है, उसकी क्या उपयोगिता होती है, वो क्या जो है इसके अंदर योगदान देता है, क्या इसका उपयोग होता है। एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया है कि भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे भारत के अधिक से अधिक लोग जो है अपने दैनिक कार्यों के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या मनोरंजन के लिए या अपनी गतिविधियों को शेयर करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, केवल वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने जो भी उनको विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो वो उनकी
संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है हमारे देश के अंदर अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ पाता है। इसी वजह से जो है वो किस भाषा को समझता है, हिंदी भाषा को समझता है। तो हिंदी भाषा का ही जो प्रयोग जो है भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है संपर्क भाषा के रूप में। वैसे तो भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं जो प्रयोग की जाती हैं, लेकिन आपस में बातचीत के लिए जो दैनिक कार्यों के लिए जो प्रयोग की जाती हैं वो हमारी कौन सी होती है, वो हिंदी भाषा होती है। तो इसका सबसे पहला जो योगदान की अगर हम बात करें, इसका पहला पॉइंट है सामाजिक संबंध निर्माण। अगर समाज के अंदर संबंधों को निर्माण करना है तो उसके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या किसी भी कंपनी में जाते हैं, तब वहाँ पर हम किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि संपर्क जो हमारी भाषा होगी, चाहे वो अंग्रेजी, हिंदी, आप जो भी कह सकते हो, वहाँ पर हम अलग अलग अपने क्लाइंट से या जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं या जो भी हमारे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनसे अगर हमें दोस्ती को बढ़ाना है, मित्रतापूर्ण संबंध बनाना है, आपस में जुड़ना है एक दूसरे के साथ, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, संचार को मजबूत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के लिए हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि जो भाषा हमें भी आती हो और जो भाषा सामने वाले जो व्यक्ति है उसको भी समझ में आती हो। अगर मैं अंग्रेजी में बोले जा रही हूँ और आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो वहाँ पर वो संपर्क भाषा नहीं कहलाएगी। संपर्क भाषा वही भाषा होती है जो दोनों ही व्यक्तियों को, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन दोनों ही व्यक्तियों को आती हो, वो आपस में एक दूसरे के विचारों को समझ पा रहे हो और उनके संबंध जो है वो मजबूत हो पा रहे हो, तो वही हमारी जो है संपर्क भाषा बन पाएगी। तो सामाजिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए, संचार को मजबूत करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है हमारा संपर्क भाषा का। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें कि जब हमारा हिंदी भाषा का उद्भव हो रहा था, उस समय में हिंदू, मुस्लिम, पूर्व, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, इन सभी को जो जोड़ने वाली कड़ी थी वो कौन सी थी हमारी, वो संपर्क भाषा थी। जैसे शंकराचार्य और रामानंद ने जब पूरे भारत में जो भ्रमण किया, जो वो घूमे, जिस भाषा को उन्होंने विस्तार किया, वो हमारी हिंदी भाषा थी, क्योंकि उनको पता था कि पूरे भारत में सभी लोग जो है, चाहे वो कम या ज्यादा, लेकिन जानते हैं वो हिंदी भाषा को, इसका अर्थ समझते हैं, इसको समझते हैं सभी लोग, इसलिए उन्होंने इस चीज का विकास किया। सेकंड पॉइंट है योगदान का साहित्यिक अनुभव। साहित्यिक अनुभव के अंदर क्या आएगा, भाषा के माध्यम से साहित्यिक अनुभव जो है वो साझा किया जाता है। जो भी लेख वगैरह लिखे जाते हैं साहित्य के अंदर, उसके द्वारा जो खुद के अनुभव होते हैं उस कवि या लेखक के, वो अपने अनुभवों को साझा करता है दूसरे लोगों के साथ, और वो उस अनुभव के अंदर जिस भाषा का प्रयोग करेगा वो भी संपर्क भाषा है, क्योंकि उसके जो भी साहित्य हैं वो लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर वो भाषा ही लोगों को समझ नहीं आएगी तो वो कैसे उनके साथ जो है अपने अनुभव शेयर कर पाएगा। तो वो वहाँ पर जो है किस भाषा का प्रयोग करेगा, संपर्क भाषा का प्रयोग करेगा। साहित्यिक परंपरा बनती है और साहित्य की समझ और महत्व को बढ़ावा मिलता है, हमारी इसको समृद्धि मिलती है संपर्क भाषा के माध्यम से। उदाहरण के तौर पर आदिकाल में हिंदी का अधिकांश साहित्य हिंदी क्षेत्र के बाहर ही लिखा गया है। यानी जो आदिकाल था, जब हमारा, उस समय में जो हिंदी भाषा में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वो उन क्षेत्रों में लिखे गए हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और चाहे वो हमारा पंजाब हो गया। उन सभी स्टेटों की अपनी खुद की भाषा है, लेकिन वहाँ पर जो लेखक रहे हैं, वहाँ पे जो साहित्यकार रहे हैं हमारे, उन सभी ने जो है रचनाएं जो करी है वो कौन सी भाषा में करी है, हिंदी भाषा में करी है, ताकि जो है जो हिंदी भाषाई लोग हैं वो भी समझ पाए, साथ ही जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो लोग हैं वो भी जो है उनके साहित्य को समझ पाए। चाहे वो दक्षिण भारत के अंदर हम बात करें आचार्य वल्लभाचार्य की, रामानुज निबाक की, रामानंद की, उन सभी ने भी जो है संपर्क भाषा के तौर पर ही अपने जो भी रचनाएं हैं उनको लिखा है और संपर्क भाषा को बढ़ाया है, ताकि सभी लोग जो है आपस में जुड़ सके, उनके अनुभव जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो सके। आगे यहाँ पर इसी के पॉइंट में उदाहरण में बताया है, मछलीपट्टनम के नदेलल पुरुषोत्तम कवि ने 32 हिंदी नाटकों की रचना की थी। वहाँ पर उन्होंने हिंदी नाटक जो है लिखे हैं, वो 32 हिंदी नाटक लिखे हैं, ताकि हिंदी भाषा ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ सके। विचार विनिमय, विचार विनिमय के अंदर क्या होता है, जो विचार है उनका आदान प्रदान हो सके, एक दूसरे के जो विचार हैं वो दूसरे लोग भी समझ सके। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं, जो मैं अभी आपको बोल के बता रही हूँ, उसके माध्यम से जो मैं कहना चाहती हूँ, ये जो प्रश्न को जो हमने पढ़ा, ये जो लाइन मैंने पढ़ी, उसके बाद जो मैंने समझा वो मैं आपको भी समझा रही हूँ और वो मैं हिंदी में समझा रही हूँ आपको। तो ये हमारी एक संपर्क भाषा होगी, जिसके द्वारा जो मेरे विचार हैं वो यहाँ पर मैं व्यक्त कर रही हूँ और आपको वो समझ में भी आ रहा है। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में जो है ये हमारी मदद करता है। कौन, संपर्क भाषा, क्योंकि अगर हमें जो संपर्क भाषा बोली जाती है एक जगह पर वो हमें नहीं आएगी तो हम दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएंगे। अगर एक व्यक्ति को हिंदी आती है, वो हिंदी बोले जा रहा है, दूसरे वाले को हिंदी आती नहीं है, तो वहाँ पर हम ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति की दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएगा। अगर इसको भी हिंदी आती है, इसको भी हिंदी आती है, तो
आपस में जब ये बातचीत करेंगे तो वो हमारी कौन सी भाषा बन जाएगी, संपर्क भाषा बन जाएगी। और वो दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण, जो भी वो कहना चाहते हैं, जो भी उनके विचार है, उनके थॉट्स हैं, वो आपस में समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जो हमारा हिंदी भाषा है उसको प्रमोट करने में, उसको बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान जो है बॉलीवुड का माना जाता है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्में जो है हमारी हिंदी भाषा में बनती हैं। और बॉलीवुड फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी दिखाई जाती है, जिससे जो है हमारी हिंदी भाषा का जो आप कह सकते हो प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आपस में संस्कृति, सामाजिक और आप कह सकते हो इन सारी ही गतिविधियों के अंदर जो संपर्क भाषा है वो बहुत बड़ा योगदान या उपयोगी आप कह सकते हो मानी जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सांस्कृतिक विनिमय। अभी हमने बात करी विचार विनिमय, अब है हमारा सांस्कृतिक विनिमय, यानी जो हमारे कल्चर है उसका किस तरीके से आदान प्रदान किया जाता है। जब आपस में हम बातचीत करते हैं तो एक दूसरे के जो कल्चर है उसको भी समझते हैं, क्योंकि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, अपने विचारों को बता रहे होते हैं, तो हम अपना कल्चर, अपने जो भी हमारे थॉट्स हैं उन सभी को समझाते हैं सामने वाले व्यक्ति को, और वो उसके प्रति, जो हमारे कल्चर के प्रति सम्मान देता है, और सम्मान जो है हमारा कल्चर के प्रति वो बढ़ता जाता है, और सामने वाले व्यक्ति को भी जो कल्चर है हमारा, संस्कृति जो है वो समझ में आती है, वो उसको पहचान पाता है। जब भी हम संपर्क भाषा में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं दूसरी भाषाई वाले लोगों के साथ। उदाहरण के तौर पर संपर्क भाषा विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों एवं देशों को जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी को समझ में आती है। क्षेत्रीय और स्थानीय साहित्य, कलाओं और विभिन्न संस्कृतियों को व्यक्त करने का माध्यम बनती है हमारी संपर्क भाषा, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है कला, संस्कृति को व्यक्त किया जाता है और सभी लोग जो इस चीज को समझ पाते हैं। यात्राओं के समय जब हम कभी भी यात्रा कर रहे होते हैं, चाहे वो हम एरोप्लेन से कर रहे हो, चाहे वो हम किसी भी आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट से कर रहे हो, उस समय में हम देखते हैं हमारे आसपास कई तरह के लोग बैठे होते हैं, ट्रेन वगैरह में, बस में, सबकी भाषा अलग होती है, सबका कल्चर अलग होता है, लेकिन जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उस समय हम अपनी संपर्क भाषा को अपनाते हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को भी हमारी भाषा, हमारे विचार जो है वो समझ में आ पाए। वहां पर हम या तो अंग्रेजी या तो हम हिंदी भाषा को अपनाते हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को वह बात जो है हमारे हम कहना चाहते हैं वो समझ में आए। तो इस तरीके से यात्राओं के समय में, चाहे हमारे सांस्कृतिक विनिमय, विचार विनिमय, साहित्यिक अनुभव या हमारा सामाजिक संबंध को बनाने में जो हमारी संपर्क भाषा होती है वो सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। इसी के माध्यम से हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है दूसरे को समझा पाते हैं। तो यही बात जो आप निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हो, संपर्क भाषा आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके जरिए जो है हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, और इसी के जरिए जो है हम दूसरों की संस्कृति और आपस में जो सामाजिक संबंध जो है वो बना पाते हैं। उस चीज में हमें मदद मिलती है काफी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली के बारे में लिखिए। अभी जो हमने क्वेश्चन करा था उसके अंदर हमने देखा था बैंकों के अंदर जिस तरीके की हिंदी का प्रयोग किया जाता है उस समय क्या क्या रुकावटें आती हैं, उनकी क्या उपाय हैं, वो हमने देखा था। अब यहाँ पर हमें बताना है कि बैंक के अंदर किस तरीके की हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से शब्द जो है बैंकों में देखे जाते हैं, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है बैंक के बारे में बता रखा है कि जो बैंकिंग सेवाएं होती हैं वो हमारे रोजगार और जो हमारे जीवन शैली है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हम सभी डेली लाइफ में रोज ही जो है बैंक के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसका हम यूज करते हैं, चाहे वो कहीं पे पैसे ट्रांसफर करने हो, एटीएम कार्ड से हमें अपने पैसे निकालने हो, या वहां पर जाकर हमें चेक बुक से पैसे निकालने हो, या कोई भी हमें अपनी केवाईसी वगैरह कुछ भी करवानी हो, तो हम जो हमारी बैंकिंग सेवाएं होती हैं बैंक में जाकर या जो बैंक ने हमें सेवाएं प्रोवाइड करवा रखी हैं उनके द्वारा ही सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे जीवन शैली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं बैंक। और बैंक जो है हमें एक वित्तीय रूप से जो है काफी ज्यादा मदद करता है, यानी इकोनॉमिक तरीके से काफी ज्यादा मदद करता है। वहां पर हम पैसे रख सकते हैं, अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो ये सारी चीजों में जो है बैंक काफी ज्यादा मदद करता है। बैंक के अंदर जिस तरीके की हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो क्या करता है, जो वहाँ की सेवाएं हैं अलग अलग बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती हैं उनको समझने में मदद मिलती है, और इससे हमारी हिंदी भाषा का भी जो है आप कह सकते हो उपयोग बढ़ता है और उसका विकास होता है। अब कौन कौन से शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है बैंक के अंदर वो देखते हैं। सबसे पहले खाता संबंधी जो शब्दावली होती है बैंक के अंदर वो हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले बताया यहाँ पर बचत खाता, सेविंग अकाउंट हम सभी ने सुना होगा, जो हमारे व्यक्तिगत बचत के लिए, यानी हम निजी रूप से जमा पूंजी जो भी है हमारी उसको हम बचा के रखना चाहते हैं और उस पर कोई भी जो है ब्याज वगैरह ना कटे, उस चीज के लिए हम उसको बनाते हैं, तो वो हमारा व्यक्तिगत अकाउंट बन जाता है जिसको हम बचत खाता के नाम से जानते हैं। इसी का उपयोग जो है इस चीज के लिए किया जाता है जिसके अंदर जो भी हम जमा राशि करते हैं उसके अंदर हमें कुछ ब्याज भी मिलता है, और कुछ ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं होता कि हमें इतना ही अमाउंट रखना ही पड़ेगा जब भी जाकर सही रहेगा वरना हमारे पैसे कट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारा सेविंग अकाउंट होता है, इसके अंदर जो भी हमें पैसे को रखना है हम आराम से रख सकते हैं, ये हमारे लिए एकदम सुरक्षित होता है। बचत खाता ये हमारा हिंदी शब्द है जिसका प्रयोग जो है हमारा किस
किसके अंदर किया जा रहा है, खाता संबंधी जो शब्दावली है उसके अंदर। चालू खाता, करंट अकाउंट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास काफी अच्छी खासी धन संपत्ति हो, जिनका रोज डेली का ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए चालू खाता खुलवाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में करंट अकाउंट कहते हैं। लेन देन की सुविधा जो है इससे उनकी आसान हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पेंशन योजना। पेंशन योजना के अंदर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं वो उनके जो है अकाउंट में आते हैं, तो उन्हीं को जो है पेंशन योजना कहते हैं। तो उनको वो योजना या राशि जो प्रदान की जाती है उसी चीज को पेंशन योजना कहते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ खाते जो है खुलते हैं बैंक के अंदर, उन्हीं खाता संबंधी शब्दावली है। अलग अलग तरीके के अकाउंट जो है ओपन किए जाते हैं बैंक के अंदर। नेक्स्ट है नौकरी बैंकिंग। सैलरी अकाउंट होता है हमारा, कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय की जो अकाउंट खुलवाए जाते हैं उसके अंदर सैलरी दी जाती है, काफी ज्यादा इसके अंदर लाभ मिलता है। तो यही हमारा जो है सैलरी अकाउंट होता है। जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है, जिसके अंदर जीवन की सुरक्षा मिलती है, जिसके अंदर स्टार्टिंग से पैसा वगैरह जमा किया जाता है। अगर किसी भी दुर्घटना के कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसके परिवार वालों को सारा पैसा जो है मिल जाता है अच्छा खासा। इस तरीके के भी अकाउंट जो है ओपन करवाए जाते हैं। जीवन बीमा, नौकरी, बैंकिंग, इस तरीके के शब्द जो है हमारे हिंदी शब्दावली के अंदर आते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं साथ साथ मैंने वो भी बता दिया। लेन देन संबंधी जो शब्दावली होती है, अब जब हम पैसों का लेन देन करते हैं बैंक के द्वारा, उस समय में कैसे कैसे शब्द यूज किए जाते हैं हिंदी में। नेफ्ट, जिसको हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं, इसका प्रयोग जो है एक बैंक जब दूसरे बैंक में जब पैसे को हस्तांतरित करता है, उनको ट्रांसफर करता है, वहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको ही नेफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है चेक। जो चेक बुक एक व्यक्ति की होती है, जो उसके अंदर अमाउंट को भरकर चाहे वो बैंक में जमा करवाना हो या बैंक से निकालना हो, इस चीज के लिए जो है वो प्रयोग करता है। तो वो एक बैंकिंग दस्तावेज होता है, प्रूफ है कि इस बैंक से ही जो है पैसे को विड्रॉ करना है। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो खाता धारक जो होता है, यानी जिसका अकाउंट ओपन है उस बैंक के अंदर, उसको मिलता है और वो जो है सीधे पैसे को लेन देन के लिए उपयोग कर सकता है उसी समय में। एटीएम, जो एटीएम कार्ड तो हम सभी आज के समय में यूज करते हैं, जिससे हम देखते हैं हमारे आसपास कई सारे एटीएम होते हैं जिसके अंदर से हम पैसे को निकाल सकते हैं। तो एटीएम का एक कार्ड आता है हमारे पास, तो एटीएम कार्ड से हम क्या कर सकते हैं, एक नगद राशि निकाल सकते हैं बिना बैंक जाए। एटीएम शब्द भी जो है प्रयोग किया जाता है। मोबाइल बैंकिंग, जिसके अंदर हम जो भी हमारे स्मार्टफोन वगैरह होते हैं उसके जरिए बैंकिंग की जो सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं। हमें कुछ भी वहां से जानना है, मोबाइल के अंदर ही ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या मोबाइल फोन के जरिए जो है हम पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके की जो है मोबाइल बैंकिंग प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब मैं साथ साथ समझाते जा रही हूँ हर किसी का कि इसका शब्द का मतलब क्या होता है। बाकी हमें मेन शब्द पर ध्यान रखना है कि किसके अंदर हमारे कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो हमारे खाता संबंधी शब्दावली हो, लेन देन संबंधी जो हमारी शब्दावली हो, या हमारी ऋण संबंधी शब्दावली हो। इसके अंदर हमारा गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यापार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, तो इस तरीके से ऋण का मतलब होता है हमारा लोन। ये सारे लोन जो है वो लिए जाते हैं, तो हमारे ऋण से संबंधित ये सारी शब्दावली जो है वो यूज होती है बैंक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग संचालन संबंधी शब्दावली। इसके अंदर जो बैंक को संचालित करने के लिए, ताकि अच्छा खासा सब चीज बना रहे, उस चीज को संचालित करने के लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है केवाईसी। केवाईसी हम सभी ने करवाई होगी अपने अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर जो हमारा सही पता वगैरह है, सही पहचान है, उसको हम केवाईसी करवाते हैं, अपने आधार कार्ड को लिंक करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो वही हमारी केवाईसी करवाई जाती है कस्टमर के द्वारा। सीआरएस हमारा जो ग्राहक और जो बैंक है उनके बीच में जो है संबंध है, उसका एक पूरा सारांश होता है, उसको ही सीआरएस कहा जाता है, कस्टमर रिलेशन समरी। एटीएम मैंने आपको बता दिया क्या होता है हमारा। साथ ही डिजिटल बैंकिंग हमारा होता है, जो हम इंटरनेट और मोबाइल फोन के अंदर डिवाइस के द्वारा बैंकिंग के जो भी लेन देन है उसको हम कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर हमारा ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है उनका यूज कर हम बैंकिंग जो सेवाएं हैं उनको उपयोग कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के शब्द जो है हमारे प्रयोग किए जाते हैं बैंकों के अंदर। तो आपको बताना है कि ये जितनी भी हमने शब्दावली अभी देखी, ये सारी ही जो है हिंदी के उपयोग की व्यापकता और विशेषज्ञता को दर्शाती है कि अब बैंकों के अंदर भी इस तरीके की, यानी हमारी हिंदी शब्दावली को आप कह सकते हो व्यापकता मिल रही है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और लोग जो है इस चीज को समझ रहे हैं। लोगों को अब हिंदी में भी पता है और इंग्लिश में भी पता है। इससे जो है हमारे वित्तीय लेन देन है, बस में जो हम लेन देन करते हैं पैसों का, इससे हमें सहायता मिलती है बैंक के द्वारा। साथ ही जो हमारी आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता है, ये सारी चीजें जो है हमें बैंक से मिलती हैं और हमें उन बैंकों के अंदर जिस तरीके के शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। हिंदी में बैंकिंग शब्दावली का ज्ञान न केवल भाषाई दक्षता बढ़ाता है, यानी जो हमारी भाषाई दक्षता है, उसका कौशल है वो हमारा बढ़ता है, बल्कि वित्तीय समझ और प्रबंधन कौशल में भी वृद्धि कराता है। क्योंकि अगर हमें बैंकिंग शब्दावली नहीं पता होगी कि आखिर बैंकों के अंदर किस चीज के लिए कैसे शब्द का यूज किया जाता है, तो हम वहाँ की जो भी वित्तीय समझ है, बैंक के अंदर जो जो चीजें करवाई जाती है वो हमें समझ नहीं आएगी। कोई हमें बोले
बोलेगा केवाईसी करवा लो, तो हम कहेंगे ये केवाईसी क्या होता है। कोई हमें बोलेगा अपना एटीएम कार्ड दिखाओ, तो हमें पता ही नहीं होगा एटीएम कार्ड क्या होता है। ये सारी शब्दावलियां हमें पता होनी चाहिए कि आखिर इन सबका क्या उपयोग होता है, इनका मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि डेली लाइफ में इतना ज्यादा महत्व रखता है बैंक, उसको जो है हम अच्छी तरीके से समझ पाए वहाँ की शब्दावलियों को। इस तरीके से सारी शब्दावली आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, किस जगह पर कैसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी हैं, आप देख सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज्यादा टफ हो। इतना ईजी सा हमारा ये सब्जेक्ट है। आपको अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है, देन इन नोट्स को अपने आप जो है खुद से रीड आउट करना है। नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप रीड आउट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली की व्याख्या कीजिए। अब जो हमारे कार्यालय होते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, उस जगह पर किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो हमें बताना है। इसके अंदर भी हम अलग अलग शब्द देखेंगे, किस जगह पर कैसे शब्दों का यूज किया जाता है। यानी कि जो भी हमारे सरकारी कार्यालय वगैरह होते हैं, उन जगह पर जिस तरीके के शब्द यूज होते हैं हिंदी के, वो यहाँ पर हमें बताना है। परिचय में यहाँ पर बताया गया है, कार्यालयों में पारिभाषिक शब्दावली का प्रचलन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कार्यालयों के अंदर अलग अलग लोग काम करते हैं, उनके बीच में बात होना, ताकि उनके संवाद, उनका कम्युनिकेट अच्छी तरीके से हो सके और एक दूसरे के शब्दों को, अपनी भाषाओं को समझा सके। इसी वजह से जो है सभी लोगों को उन शब्दों की जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी होती है। इसके माध्यम से कर्मचारी और नेतृत्व एक व्यवसायिक भाषा में सहजता और संवाद करते हैं। यानी जैसे जैसे शब्द वो यूज करते हैं, क्या क्या शब्द वहाँ पर आते हैं, जैसे अभी हमने बैंक का देखा था कि बैंक के अंदर अलग अलग जगहों पर कैसे कैसे शब्दों का यूज किया जाता है, उसी तरीके से कार्यालयों में कैसे शब्द यूज होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कर्मचारी हैं, जो भी नेतृत्व वाले हैं, उन लोगों के बीच में अच्छा खासा संवाद जो है वो स्थापित हो पाता है, और जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए होते हैं कार्यालय के अंदर, वो सही से फॉलो कर पाते हैं सभी लोग। सबसे पहले देखते हैं कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली, जिसके अंदर हम प्रशासनिक शब्दावली को देखेंगे। प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग संगठन के संचार और प्रबंधन के क्षेत्र में होता है। जो संगठन है, जो कार्यालय है, उसके अंदर जो भी संचार होना है, जो भी बातचीत होनी है, उस क्षेत्र में जो है जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम प्रशासनिक शब्दावली कहते हैं। जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। सबसे पहला कार्यालय प्रमुख। कार्यालय प्रमुख को इंग्लिश में ऑफिस हेड कहते हैं। जो भी हमारे कार्यालय का हेड होता है, वो जो जगह होती है, उसको हिंदी में कार्यालय प्रमुख कहते हैं, जो संगठन की समग्र गतिविधियों की निगरानी करते हैं और निर्णय लेते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर जो मेन हेड का जो जगह होती है, जहाँ पर वो ऑफिसर बैठता है, जो बॉस जिसको हम कह सकते हैं, जो सारे निर्णय लेता है, वो बॉस जिस कैबिन के अंदर बैठता है, उसी को हम क्या कहेंगे, कार्यालय प्रमुख या ऑफिस हेड। जहाँ पर सारी गतिविधियों के ऊपर निगरानी रखी जाती है और जो भी मेन डिसीजन होता है वो उसी हेड से लिया जाता है, तो वो होता है हमारा कार्यालय प्रमुख। आदेश का मतलब होता है हमारा ऑर्डर। ऐसे शब्द यूज होते हैं हमारे प्रशासनिक शब्दावली के अंदर, ये आपको याद रखना है। ऑर्डर के अंदर वही कोई भी अधिकारी अगर उसको दूसरे को कोई भी आदेश देना है कि ये काम करो या ये मत करो, उस चीज के लिए अगर कोई भी ऑर्डर देना है, तो वही ऑर्डर क्या कहलाता है, हमारा आदेश कहलाता है। परिपत्र के अंदर हमारा क्या होता है, सदस्यों को अगर कोई सूचना देनी है, क्योंकि हमारे पूरे कार्यालय के अंदर अलग अलग अधिकारी होते हैं, उन सभी को एक साथ जो है किसी भी चीज के बारे में अगर सूचना पहुंचानी है, तो उसके लिए एक सर्कुलर निकाला जाता है, जिसको हम परिपत्र कहते हैं हिंदी में, और उसके अंदर जो है सारी चीजें जो है मेंशन कर दी जाती है सर्कुलर के अंदर, और जो भी सूचना देनी है वो सभी को पहुंचा दी जाती है। प्रतिवेदन रिपोर्ट, अगर किसी भी चीज के बारे में रिपोर्ट देनी है कि ऐसा हो चुका है, ऐसा होने वाला है, तो वो क्या उसके परिणाम वगैरह होंगे, तो वो सारे निष्कर्ष वगैरह जो है उसका लिखित विवरण जो है एक प्रतिवेदन के रूप में दिया जाता है। इस तरीके से बॉक्स बनाकर पूरा रिपोर्ट राइटिंग जो है वो की जाती है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं, तो संगठन के अंदर जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं या किसी के द्वारा जो भी आदेश दिए गए हैं, तो सभी कर्मचारियों को उसको फॉलो करना होता है, उनको मानना होता है। अगर ऐसा कोई नहीं मानता है तो कोई ना कोई उनके लिए कोई पनिशमेंट भी रखी जाती है। तो शब्द आपको मेन याद रखने हैं कि अनुशासन हो गया, प्रतिवेदन हो गया, परिपत्र हो गया, आदेश हो गया, ऐसे शब्द जो है हमारे प्रशासनिक शब्दावली के अंदर देखे जाते हैं। प्रशिक्षण संबंधी शब्दावली। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, हमारा ट्रेनिंग। उस जगह पर हमारे कैसे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला प्रशिक्षण ही है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेनिंग कहते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी कौशल को सीखने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, सीखने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसको प्रशिक्षण कहा जाता है हिंदी के अंदर। कि वो व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा है इस चीज की, तो हम कह सकते हैं वो टीचिंग का प्रशिक्षण कर रहा है, तो हिंदी का हम यूज कर सकते हैं वहाँ पर। हिंदी शब्दावली हम सभी को पता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर यानी शिक्षक, जो हमें किसी चीज को सिखाता है। अगर हम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको सिखाने वाला भी तो कोई व्यक्ति होगा ना। जो व्यक्ति सिखाने वाला होता है, उस चीज का काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। यानी प्रशिक्षण जो प्रदान करता है, जो हमें किसी चीज की ट्रेनिंग देता है, वही शिक्षक होता है। मानक यानी अगर कोई भी जो चीज है
है उस चीज का स्तर वो कैसा है कैसा नहीं है, वो सारी चीजें तय करना एक मानक का यानी एक स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं, एक निर्धारित स्तर या माप का सेट जिसे प्रशिक्षण में मापक स्वरूप के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये चीज कितनी की, अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसका एग्जांपल दे देती हूँ, तो उसके अंदर कि कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा है, कितनी क्या क्या इसके अंदर क्या चीजें मिलाई गई हैं, क्या क्या इसके अंदर जो चीजें यूज की गई हैं, तो वही उसके स्टैंडर्ड को बताता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षार्थी। शिक्षार्थी किसको कहा जाता है? जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, जो किसी भी कार्यक्रम के अंदर भाग लेता है, नए कौशल को सीखता है, जो सीखने वाला व्यक्ति होता है उसको ही लर्नर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसको शिक्षार्थी कहेंगे। अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको हम प्रशिक्षण कहेंगे। शब्दावली आपको सारी याद रखनी है। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट, यानी अगर हमने कोई भी अच्छी खासी कौशल को सीख लिया है और उसके अंदर हमने अच्छा प्रदर्शन प्राप्त किया है, तो उच्चतम स्तर प्राप्त करने वाले को ही क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट कहा जाता है, एक्सीलेंस कहा जाता है। प्रशासनिक संचार संबंधी शब्दावली। अब इसके अंदर प्रशासन के अंदर जो संचार होता है, जो भी बातचीत होती है, उस समय में किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पे बताना है, क्योंकि प्रशासन के अंदर संचार तो देखा जाता है। अब जब इतना बड़ा ऑफिस होगा, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपस में बातचीत भी तो करेंगे ना, कम्युनिकेट करेंगे, अपनी किसी भी बात को रखेंगे, कोई भी आदेश देना है, कुछ भी करना है, तो वो जो बातचीत करेंगे वही हमारा प्रशासनिक आप कह सकते हो संचार कहलाता है। संचार का अर्थ क्या होता है हमारा? वही किसी भी सूचना के बारे में सूचित करना, कोई बात सुनना, किसी चीज को समझना, किसी भी सूचना को प्राप्त करना, वही हमारा संचार होता है। यह शब्दावली प्रशासनिक क्षेत्र में सशक्त एवं सुगम संचार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसके अंदर हमारे कैसे कैसे शब्द देखे जाते हैं, जैसे संचार। संचार का ही मतलब हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन। जब हम आपस में किसी भी सूचना को आपस में आदान प्रदान करते हैं, किसी भी जानकारी को एक दूसरे को साथ शेयर करते हैं, उसको पहुंचाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज है और वो चीज मुझे आपको बतानी है और मैं आपसे बात करूंगी, तो वही पूरी प्रक्रिया हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है, जिसको हम हिंदी में संचार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तकनीकी संचार। तकनीकी संचार के अंदर हमारा जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, जो तकनीकी बेस्ड होता है, जैसे तकनीकी क्षेत्र में जानकारी को स्पष्ट रूप से समझाने और साझा करने की प्रक्रिया को तकनीकी संचार कहा जाता है। यानी जो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जब हम जानकारी प्रदान करते हैं, उसी को तकनीकी संचार कहा जाता है। जो भी हमारा टेक्निकल चीजें होती है, मोबाइल फोन या इंटरनेट या सोशल मीडिया के द्वारा हम किसी भी सूचना को जब पहुंचाते हैं या उस पर हम कोई सूचना देते हैं लोगों को, तो वही हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाता है। समाचार पत्रिका। समाचार पत्रिका के अंदर क्या होता है? जो हमारा प्रशिक्षण होते हैं, वो कार्यक्रम की सभी नवीनतम जानकारी को सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए एक मासिक समाचार पत्रिका तैयार करते हैं, यानी उनके द्वारा उस चीज को तैयार किया जाता है। जो प्रशिक्षण है, जो सिखाने वाला है, जो ट्रेनिंग को देने वाला है, वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर उसे सारे कर्मचारियों को, जितने भी उसके पास लोग सीखने आते हैं, उसको सभी को सूचना देनी है कोई, तो उसके लिए एक वो समाचार पत्रिका निकालेगा और उसके अंदर वो सारी सूचनाओं को लिख देगा, ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं, और वो सारी पत्रिकाएं उनको पहुंचा देगा। तो यही हमारी कोई भी जानकारी को पहुंचाने के लिए जब प्रशिक्षण कोई पत्रिका निकालता है, उसी को समाचार पत्रिका कहा जाता है। विकास कार्यक्रम। इसके अंदर कर्मचारियों को नए कौशल, नौकरी से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित जो है वो करवाए जाते हैं। सेमिनार के अंदर क्या होता है? विशिष्ट विषयों पर विशेषज्ञों को बुलाकर उनके मार्गदर्शन में एक सेमिनार आयोजित किया जाता है। जो भी किसी भी चीज के अंदर विशिष्ट है, यानी विशेषज्ञ बन चुका है, यानी उसको वो चीज बहुत अच्छे से आती है, वहां पर जो है बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाया जाता है एक सेमिनार के अंदर, और जो सीखने वाले लोग हैं उनको जो है इन सभी की बातों को सुनने के लिए बुलाया जाता है, उनके गाइडेंस के लिए बुलाया जाता है, उनके एक्सपीरियंस को सुनाया जाता है, वही हमारा सेमिनार कहलाता है। ऐसे शब्द भी जो है वो प्रयोग किए जाते हैं प्रशासनिक संचार के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कार्यक्रम के आयोजन संबंधी शब्दावली। अब कार्यक्रम, अगर कहीं पे भी प्रशासन के अंदर कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो उस आयोजन के समय में कैसे शब्द यूज होते हैं? तो सबसे पहला ही तो आयोजन की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। अगर कोई भी जैसे हमारा फंक्शन होने वाला है, आयोजन उसी को कहा जाता है, वो इवेंट होने वाला है, यानी कि एक विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाले सभी कार्यक्रम को आयोजन कहा जाता है। अगर कोई भी जो है फंक्शन होने वाला है, कोई भी उद्देश्य हमें प्राप्त करना है, उसके लिए एक जो है एक इवेंट तैयार किया जाता है, एक आयोजन बनाया जाता है, उसी को आयोजन कहा जाता है। समारोह, समारोह यानी सेलिब्रेशन। किसी भी अवसर को जो है सेलिब्रेट करने के लिए जब हम जो है सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसी को हम हिंदी में समारोह कहते हैं। चाहे वो हमारा कोई भी फंक्शन हो गया, उसी को जो है सेलिब्रेशन कहा जाता है। संगोष्ठी। संगोष्ठी के अंदर क्या होता है? किसी भी विशेष विषय पर जो है विचार विमर्श किया जाता है, आपस में बातचीत की जाती है विशेषज्ञों के द्वारा, सामने आमने सामने बैठकर कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वही हमारा संगोष्ठी कहलाता है हिंदी में। उद्घाटन समारोह। अब कोई भी सेरेमनी है, वहाँ किसी भी चीज की ओपनिंग होनी है, तो उस चीज के लिए जो है उद्घाटन समारोह रखा जाता है। नए या महत्वपूर्ण विषयों के लिए आयोजित कोई भी
उद्घाटन जो होता है उसी को हम हिंदी में उद्घाटन समारोह कहते हैं। चर्चा, डिस्कशन, कोई भी विषय पर जब विचार विमर्श होते हैं, व्यक्तिगत मिलकर आपस में सभी लोगों के विचार विमर्शों को सुना जाता है, वही हमारा चर्चा कहलाता है। मानव संबंधी शब्दावली। अब मानव संबंधी शब्दावली के अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर जो मानव संबंधी शब्दावली होती है उसके अंदर कर्मचारियों के बीच में संवाद को सुनिश्चित कराने का कार्य होता है। जितने भी कर्मचारी होते हैं एक संगठन के अंदर, अलग अलग लोग होते हैं, उन सभी के बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उसी को करवाने के लिए मानव संसाधन संबंध शब्दावली का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे नौकरी विवरण यानी जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों, योग्यताओं और कार्यक्षेत्र, ये सारी चीजें जो है नौकरी विवरण में दिया जाता है। अगर कोई भी जो है नया एम्प्लॉय ऑफिस में आया है तो उसको जो है एक नौकरी विवरण दिया जाएगा। इस तरीके का पूरा पेज दिया जाएगा जिसके अंदर उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी उसकी योग्यताएं हैं, जो वो काम कर सकता है, जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, वो सारी चीज के बारे में जो है जानकारी उस तरीके के एक नौकरी विवरण यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब से रिलेटेड उसकी जो भी कुछ भी क्वेरी है, जो भी जानकारी है, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पूरे नौकरी विवरण के अंदर लिख दी जाती है। भर्ती के अंदर क्या होता है, जब कोई भी नया कर्मचारी जब भर्ती किया जाता है, कोई भी चयन किया जाता है या किसी का इंटरव्यू होता है तो उसी को जो है भर्ती कहा जाता है। कर्मचारी भुगतान। कर्मचारी भुगतान के अंदर क्या होता है, ये सभी नौकरियों के लिए निर्धारित वित्तीय मुआवजे और लाभों को संदर्भित करता है। जो भी एक पूरे कार्यालय के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए अगर कोई मुआवजा है, कोई लाभ उनको मिला है, तो वो सारी चीजें जो है भुगतान उनको बताया जाता है, तो वो उसी शब्द को कर्मचारी भुगतान कहा जाता है। यानी कि जो भी अगर कोई प्रॉफिट मिला है किसी एक बंदे को जो इस कार्यालय में काम करता है तो उसको ही क्या कहा जाएगा, कर्मचारी भुगतान कहा जाएगा, जिसको हम इंसेंटिव वगैरह भी कह सकते हैं। अनुशासन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। सभी संगठन जो भी कार्यालय है वहाँ पर सभी में सभी जगह पर नियम कानून बनाए गए होते हैं, उन्हीं के अनुसार जो है सभी लोगों को चलना होता है और उन सभी चीजों को फॉलो करना होता है, उसी को अनुशासन कहा जाता है। प्रेरणा, मोटिवेशन, जिसके अंदर जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं समय समय पर जो है सभी लोगों को उत्साह दिया जाता है, इच्छा शक्ति उनके अंदर जगाई जाती है, मोटिवेशन जो है उनको दिया जाता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है और अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरीके की प्रेरणा वाले चीजें जो है वो दी जाती है, उनको ऐसे शब्द मोटिवेशन स्पीच वगैरह सुनवाई जाती है कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो और अच्छे से अपना काम जो है वो कर सके। वित्तीय संबंधी जो शब्दावली है, अलग अलग शब्दावली है, सारे शब्दावली आपको याद रखने हैं। वित्तीय संबंधी में हमारा वित्तीय से रिलेटेड सारी शब्दावली आएंगी, जैसे बजट हो गया, लेखा जोखा हो गया, वित्तीय वर्ष जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ऐसे शब्द हो गया। ऑडिट, जिसके अंदर हमारा कोई भी जब संगठन के अंदर कोई भी रिकॉर्ड वगैरह जो है एकदम सत्य तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच परखा जाता है, उसको हम ऑडिट कहते हैं। रिजर्व, जब किसी की भी धन राशि को जो है संगठन के द्वारा ही बचाया जाता है, उसको रिजर्व किया जाता है ताकि भविष्य में कभी कोई समस्या आए उस एम्प्लॉय को, तो जब उसको दिया जाए तो उसको रिजर्व कहा जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग शब्द जो है हम देख सकते हैं कार्यालयों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। वित्तीय शब्दावली के अंदर या हमारे जो है मानव संसाधन शब्दावली के अंदर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। सिर्फ आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है, बाकी अंदर तो आप खुद बता सकते हो कि आखिर माना क्या होता है, शिक्षार्थी क्या होता है, उनको आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक चैप्टर के अंदर से मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे ज्यादा चैप्टर है नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत ही कम हमारे चैप्टर्स हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यानी ये हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उनके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला है व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप। इसके अंदर जो हमारी व्यवहारिक हिंदी होती है उसके अलग अलग कौन कौन से रूप हैं, उनको यहाँ पर आपको बताना है। सो इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हिंदी भाषा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, यानी अलग अलग जो क्षेत्र है हमारे, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो गया, वो हमारा साहित्य क्षेत्र हो गया, चाहे वो हमारा वाणिज्य क्षेत्र हो गया, उन सभी क्षेत्रों के अंदर हमारी हिंदी भाषा का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वहाँ की सभी की शब्दावली अलग अलग होती है और सभी को उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। जो भी विषय, चाहे वो हमारा अर्थशास्त्र हो गया, चाहे वो हमारा वाणिज्य हो गया, विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गया, उन सभी क्षेत्रों की जो भाषा होती है यानी हिंदी की जो शब्दावली है वो पता होनी चाहिए। जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों से संबंधित प्रयोग होने वाली हिंदी व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप है, यानी जीवन के अंदर हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वही हमारी हिंदी का एक पूरा स्वरूप है, एक पूरा स्ट्रक्चर है। उसी के अंदर अलग अलग आप कह सकते हो क्षेत्रों को डिवाइड किया गया है कि इस क्षेत्र में ऐसी भाषा यूज होगी, इस क्षेत्र में ऐसी भाषा होगी। जैसे कि अभी हमने अपने फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन में भी देखा कि बैंक के अंदर कैसी शब्दावली का प्रयोग होता है, अलग अलग कार्यालयों के अंदर कैसी शब्दावली का प्रयोग होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है जो हम अपनी डेली लाइफ में हिंदी का प्रयोग करते हैं वो उसका पूरा स्वरूप है और उसी के अंदर जो है उसको अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। व्यवहारिक हिंदी का मेन जो हमारा अर्थ होता है, हिंदी के व्यवहारिक होने का अर्थ है हिंदी को प्रशासन और व्यवसाय के कामकाज के प्रयोग की भाषा बनाना, यानी जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जिस हिंदी
का प्रयोग करते हैं, हमें अपनी उस हिंदी के अंदर ऐसे कुछ शब्दों को जोड़ना होगा जो हमारे प्रशासन और जो व्यवसाय है, जो भी हम काम करते हैं, उन जगहों पर भी जो है वो शब्दावली काम आ सके, उस भाषा का प्रयोग किया जा सके, वही हमारी व्यवहारिक हिंदी है। यानी हम अपनी जो नॉर्मल सी हिंदी है उसके अंदर हम अपने ऐसे कुछ शब्दों को जोड़े जो हमारे ट्रेड के अंदर, जो हमारे बैंक के अंदर, तकनीक के अंदर जो शब्द यूज होते हैं, उन शब्दों का हमें ज्ञान हो और वही हमारी व्यवहारिक हिंदी बन जाती है। सरल शब्दों में अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ही हमारी व्यवहारिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी भी जिसको हम कहते हैं वो कह सकते हैं। यानी कि जो कुछ भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय के अंदर अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, उस बिजनेस के अंदर कैसी कैसी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। या अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है, तकनीक उसको अच्छे से आती है, तो उस समय में वो कैसी शब्दावली का प्रयोग करेगा। बैंक के अंदर अगर कोई काम करता है तो बैंक के जितने भी शब्द अभी हमने पढ़े थे वो सारे शब्द उसको पता होने चाहिए। तो वही शब्द हमारे व्यवहारिक हिंदी बन जाते हैं और उसी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी यहाँ पर क्या कहते हैं, वास्तव में सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा एक ही होती है। यानी जो हम अपनी डेली लाइफ में और किसी स्पेशल जगह पर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो दोनों कहीं ना कहीं एक ही होती है, लेकिन उनकी जो संरचना और जो उनकी शब्दावली होती है उन दोनों में जो है अंतर होता है, उन दोनों में फर्क होता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। जैसे अगर हम डेली लाइफ में बात करें, हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वहां पर हम कभी KYC या CRS या कोई हमारा ATM ऐसे शब्द यूज नहीं करते, हम नॉर्मल अपनी बातचीत करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे शब्दों को यूज करेंगे जिस जगह पर ऐसे शब्दों का यूज होता है तो वो अलग हो जाती है। हमारी बैंक के अंदर अलग यूज होगी। अब बैंक वाली शब्दावली को हम वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या हमारा ट्रेड के अंदर, व्यवसाय जो भी हमारा बिजनेस के अंदर, हम बैंक के अंदर वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सभी क्षेत्रों की जो भाषा है, शब्दावली है, वो भी अलग है और हमारी दैनिक लाइफ की और जो हमारी व्यवसाय वाली है, यानी जिस जगह पर हम काम करते हैं, वहाँ की हिंदी भी अलग होती है। व्यवहारिक हिंदी में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यानी जो व्यवहारिक हिंदी होती है उसके अंदर जो शब्द होते हैं वो बहुत ज्यादा विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं। जैसे कि अभी हमने बैंक वाले क्वेश्चन में देखा था और जैसे हमने अपने कार्यालय वाले क्वेश्चन के अंदर भी देखा था कि दोनों के शब्द जो है वो बिल्कुल अलग अलग थे। वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर, व्यापारी आदि अपने अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित हिंदी भाषा के विशिष्ट स्वरूप को ही प्रयोजन मूलक या व्यवहारिक हिंदी मानते हैं। यानी अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं को जो है व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजन मूलक कहा जाता है। सभी लोग अपने अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं। अब कुछ हम क्षेत्र देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर किस तरीके की हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें वाणिज्य और व्यवसायिक हिंदी, अगर ये क्षेत्र है, कोई मतलब बिजनेसमैन है, कोई मार्केटिंग करता है, तो उन जगहों पर कैसे शब्दों को देखा जाएगा। व्यवहारिक हिंदी मध्यकाल से लेकर आज तक संपर्क भाषा के रूप में कार्यरत है। यानी चाहे हम मिडिएवल पीरियड से लेकर आज के प्रेजेंट टाइम तक व्यवहारिक हिंदी जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जब से लेकर आज तक ये काम कर रही है। क्योंकि अगर कोई देश दूसरे देश के साथ संपर्क बना रहा है, कैसे ट्रेड रिलेशन बना रहा है, इस देश का सामान उस देश में जाता है, तो जो ट्रेडर है यानी कि जो बिजनेसमैन है वो अपना सामान वहां पर पहुंचा रहे हैं, तो उनको यहाँ की भाषा आनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है जो भी बिजनेस के अंदर जैसे शब्दों का यूज होता है उन शब्दों का भी जो है उनको पता होना चाहिए। उन जगहों पर कैसे शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर कैसे शब्द यूज होते हैं। ज्यादातर शब्दावली क्या है, चांदी उछली सोना लुढ़का, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। जैसे हम अपने न्यूज चैनल पर भी देखते हैं, जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो ऐसे ही बोलते हैं ना, प्याज के दाम, टमाटर के दाम या सोने के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। उछलना भी यही होता है कि महंगे हो गए हैं, लुढ़कना यानी सस्ते हो गए हैं। ऐसी कुछ शब्दावली जो है प्रयोग की जाती है हमारी व्यापारिक क्षेत्र के अंदर या वाणिज्य क्षेत्र के अंदर भी आप कह सकते हो। वस्तुओं के खरीदने से लेकर बेचने तक वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी का प्रयोग अत्यधिक प्रचलित रहा है। यानी जब कोई भी एक दूसरे से व्यापार करते हैं, अगर हम भारत के अंदर देखें तो सभी लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वरना वो लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेनली जो है हिंदी भाषा का ही प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें कई सारे परिवर्तन जो है देखे गए हैं। सरकार ने वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए कई राज्यों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया है। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इस क्षेत्र के लिए यानी वाणिज्य शिक्षा के लिए स्कूल के अंदर राज्यों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया है, ताकि लोगों को पता चल पाए हिंदी भाषा के बारे में और उनकी शब्दावली के बारे में। कोई व्यक्ति अगर ऐसे नॉर्मल सुनेगा टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। वरना हम जैसे कि जानते हैं, हमें मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेन इसका यही मतलब है। ये शब्दावली जो है आनी चाहिए सभी व्यक्तियों को, ताकि उनको पता चल पाए इस वाक्य का क्या मतलब है। शब्दावलियों का पता होना चाहिए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, यानी जो हमारा वैज्ञानिक या तकनीक जो हमारा पूरा ये क्षेत्र है, उन जगहों पर कैसे हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो है अलग ही तरीके की हिंदी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग विषय आते हैं।
हैं, जैसे कि हमारा भौतिक, रसायन, जीवन विज्ञान, चिकित्सा, कंप्यूटर, ये सारे ही विषय जो है हमारे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे अलग अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहाँ से पता कर सकते हैं, इसका माध्यम क्या है पता करने का। यहाँ पर कुछ माध्यम दे रखे हैं, यहाँ से हम वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के अंदर जैसे शब्द प्रयोग होते हैं वो पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम तकनीकी क्षेत्र के अंदर उस शब्दावली की बात करें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या हमारा बायोमेट्रिक हो गया, ऐसे कुछ शब्द जो है हमारे तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर आ सकते हैं। और भी कुछ शब्द आप जो है इन जगहों से पता कर सकते हो। मेनली आपको ये याद रखना है कि हमारा वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर बहुत अलग ही तरीके की हिंदी का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर अलग अलग विषय आते हैं, वो आपको बता देना है। अब देखते हैं हमारा विधिक हिंदी। अब ये विधिक हिंदी क्या होती है, इसका अर्थ होता है हमारा लॉ या कानून। जब हमारे न्यायालय के अंदर कोई भी केस लड़ा जाता है, उस समय में जो वकील होते हैं आपस में एक दूसरे से जिस तरीके से बहस करते हैं उसको ही जो है विधिक हिंदी कहा जाता है, क्योंकि दोनों पार्टी के अलग अलग वकील होते हैं और दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। दोनों ही वकील जो है जो भी लॉ और कानून है उनको ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रयोग करते हैं और ऐसे ही डिबेट या बहस को विधिक हिंदी कहा जाता है, जो हमारे लॉ और कानून के अंडर में आती है। यहाँ पर कुछ इसकी आप कह सकते हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है। ब्रिटिश काल की शुरुआत में, यानी जिस समय में भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन लागू ही हुआ था, उस समय अंग्रेजों ने गुलामी बनाया था, उस समय में विधिक क्षेत्र में कामकाज के लिए जो है फारसी की जगह जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन अदालत के अंदर जो है उर्दू बोली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश शासन जो है वो बढ़ता चला गया, वो गुलाम बनाते चले गए हमें, उनका टाइम पीरियड बढ़ता चला गया, अंग्रेजी भाषा को वो लोग ले आए थे अदालत के अंदर। अब जो बहस वगैरह होती थी वो अंग्रेजी भाषा के अंदर होती थी और हिंदी का उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। स्वतंत्रता के बाद, यानी जब 1947 में जब हमें आजादी मिल गई, उस समय के बाद 1970 में पहली बार विधिक शब्दावली तैयार की। यानी उस समय आजादी के बहुत सालों बाद जब है विधिक पूरी हिंदी को तैयार किया गया कि ऐसे ऐसे कुछ शब्द जो है वो प्रयोग किए जाएंगे जब भी आपस में बहस की जाएगी कानून और लॉ के ऊपर। कार्यालय हिंदी, कार्यालय हिंदी के अंदर कैसे शब्द यूज होते हैं वो अभी हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखा था। जो हमारे अलग अलग कार्यालय होते हैं, चाहे सरकारी, गैर सरकारी, जो भी हमारी कंपनी होती है, उन जगहों पर कैसे शब्द आते हैं, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो जो शब्द आते हैं वो भी हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखा ही था। हिंदी का यह रूप स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 49 के अंदर ये आपको याद रखना है, हिंदी को एक संघ राजभाषा माना गया था। अब हर जगह जो है हिंदी में और अंग्रेजी दोनों जगहों पे जो है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही जो है कोई भी फॉर्म, कोई भी परीक्षा देनी हो तो दोनों भाषाओं में वो दे सकते हैं। जिसको जो भाषा आती हो, चाहे हिंदी आती हो या अपने क्षेत्र की कोई भाषा आती हो, तो वो दे सकता है। इस तरीके से जो है ये राजभाषा को जोड़ा गया था, इसको स्वीकार कर लिया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है आजादी के बाद। स्वतंत्रता के पश्चात कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी अधिक सक्षम हुई, यानी जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त होगी उसके बाद ही जो कार्यालय हिंदी है, जो अभी हमने शब्द पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ऐसे शब्दों का जो विकास हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ और उसी के बाद जो है हिंदी और ज्यादा सक्षम और ज्यादा मजबूत हो पाई और ज्यादा जो आप कह सकते हो प्रयोग में लाई जाने लग गई। वहीं दूसरी ओर कार्यालय भाषा के रूप में इसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली, पद रचना और वाक्य विन्यास का विस्तार देखा जाता है। यानी अलग ही शब्दावली का प्रयोग जो है कार्यालय भाषा के अंदर किया जाता है, वो भी हमने देखा था। इस प्रकार आप निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पर कह सकते हो जो हमारी व्यवहारिक हिंदी है उसका विकास जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है अलग अलग तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और सभी को अपने क्षेत्र की भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा था कि जो बैंक के अंदर जो अधिकारी होते हैं उनकी खुद की जो शब्दावली है उनको खुद नहीं पता होता है, उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, वरना उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उसको उस क्षेत्र के बारे में और उस क्षेत्र से रिलेटेड जो हिंदी शब्दावली है, वहाँ की जो व्यवहारिक हिंदी है वो पता होनी चाहिए, जिससे हिंदी और ज्यादा मजबूत हो पाए, हिंदी का विकास हो पाए और जो है उनको अच्छी खासी जानकारी मिल सके हिंदी की। तो ये आप निष्कर्ष के तौर पर बता सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स है बम्बिया, कलकतिया और हैदराबादी हिंदी। यानी हमारे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर किस तरीके की हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर हमें बताना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत एक बहुभाषी देश है। यानी यहाँ पर अलग अलग तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, विविध भाषाएं हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है अलग भाषाएं होने के बावजूद जो संपर्क भाषा के लिए वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं हम आपस में बातचीत के लिए। तो उस भाषा के ऊपर यानी हमारी हिंदी भाषा जो जब प्रयोग की जाती है इन जगहों पर, तो वहाँ पर इनकी जो खुद की रीजनल लैंग्वेज है, यानी जैसे कि बम्बई की खुद की भाषा होगी, कलकत्ता की यानी कि जो हमारी बंगाल की भाषा होगी, हैदराबाद की वहाँ की भाषा होगी, वहाँ की खुद की भाषा का प्रभाव जो है हिंदी के ऊपर देखा जाता है। इसलिए वहाँ के हिंदी के सेंटेंस जो है वो थोड़े अलग से हो जाते हैं, वो एकदम अलग बन जाता है। तो वो कैसे
कैसी हिंदी भाषा होती है उसी भाषा को यहाँ पर हमें बताना है। जैसे सबसे पहले हम बम्बई हिंदी की बात करते हैं, जो हमारी महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है। महाराष्ट्र के अंदर कैसी भाषा बोली जाती है, जो ज्यादातर हमारी फिल्मों में भी यूज हम देखते हैं होती है, और साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल एरिया के जो लोग होते हैं वो लोग भी ऐसी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मेन महाराष्ट्र के अंदर वैसे मराठी भाषा का यूज होता है, लेकिन संपर्क भाषा के लिए हिंदी भाषा का यूज किया जाता है, जिसमें हिंदी भाषा का जो स्वरूप है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी आप कह सकते हो उसकी शब्दावली, उसका वाक्य जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कई सारी फिल्मों के अंदर भी देखा जाता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी हमारी वहीं पर है मुंबई के अंदर। वहाँ पर भी जो हमारे बड़े बड़े जो फिल्मकार होते हैं, जो गुंडे वगैरह बनते हैं या जो विलन वगैरह होते हैं, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द कैसे हैं, जैसे अपुन, तेरे को, मेरे को, खोपचा, काय को, ऐसे कुछ शब्द जो हैं हमने सुने भी होंगे। साथ ही जो हम अपनी मूवीज के अंदर देखते हैं, जो फिल्में बनाई जाती है हिंदी फिल्में, उसके अंदर जो बदमाश वगैरह बनाए जाते हैं, गुंडे वगैरह, वो भी जो है अपुन वगैरह ऐसे कुछ शब्द जो है वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिल्म का एग्जाम्पल दिया गया है, जो हमारे संजय दत्त की मुन्ना भाई फिल्म है, उसके अंदर जो है कई जगहों पर जो है ऐसे ही पूरा जो है शब्दों को देखा गया है, जिसके अंदर खुद संजय दत्त जी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही आसपास के जो और भी लोग हैं, जो थोड़े गुंडे टाइप में बने हुए हैं, वो लोग ऐसी ही जो हमारी हिंदी भाषा है उसका यूज करते हैं। उसी प्रकार कंपनी जो फिल्म है, उसके अंदर भी जो बदमाशों एवं जो गुंडे हैं, वो ऐसी ही भाषा यानी ऐसे ही हिंदी के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। अपराधी, अंडरवर्ल्ड की जो फिल्में होती हैं, वो उन फिल्मों के अंदर इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो थोड़ी कूल टाइप में मानी जाती है। अपन को नहीं चाहिए, अपन को जाना है, ऐसे कुछ शब्द जो है वो यूज किए जाते हैं हमारे मुंबई के अंदर। तो हमारी कौन सी भाषा होगी, बम्बिया हिंदी होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कलकतिया हिंदी। कलकतिया हिंदी हमारी कहाँ पर बोली जाएगी, मेन हमारी कोलकाता के अंदर बोली जाएगी, जो बंगाल के अंदर आता है हमारा। तो बंगाल के अंदर जो है हिंदी का प्रयोग जो है वो बहुत पुराना रहा है, क्योंकि जो हमारा कलकत्ता एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो व्यवसायिक क्षेत्र है, जहाँ पर अलग अलग स्टेट के लोग जो है कुछ काम करने के लिए आते हैं, और सभी की भाषाएं अलग होती हैं। जैसे आज आप देखते हो, जैसे दिल्ली के अंदर अलग अलग स्टेट से लोग जो है काम करने आते हैं, रोजगार जो है माना जाता है दिल्ली में बहुत ज्यादा, इसी वजह से अलग अलग स्टेट के लोग जो है वो दिल्ली के अंदर आते हैं। उसी तरीके से बहुत पहले के समय में, पुराने समय में सभी लोग जो है कोलकाता जाते थे या तो असम जाया करते थे। तो इसी वजह से कोलकाता के अंदर खुद के जो वहाँ के लोकल एरिया के जो लोग हैं वो तो बंगाली बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की बंगला भाषा है। और जो लोग जाया करते थे, चाहे वो बिहार से जा रहे हैं, चाहे वो अलग अलग स्टेट कहीं से भी जा रहे हैं, तो वो लोग बंगाली नहीं बोल सकते हैं, और अगर वो अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे तब भी वो लोग नहीं समझेंगे, तब वो लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बंगाली, कुछ अलग अलग रीजनल लैंग्वेज मिलकर वो कुछ अलग ही भाषा बन जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी हिंदी ही भाषा होती है। तो कलकतिया हिंदी उसी को कहा जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पर कई सारे होते हैं, अलग अलग लोग हैं। इसी वजह से कोलकाता में हिंदी का काफी पुराना इतिहास देखा जा सकता है। हिंदी के विकास में पश्चिम बंगाल का भी बहुत, आप कह सकते हो, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे यहाँ पर बताया कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और साथ ही हिंदी आधुनिक साहित्य के जो जनक रहे हैं भारतेंदु जी, उन सभी ने जो है हिंदी के प्रचार प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई है। वो सारे के सारे जो है हमारे बंगाल के ही अंदर इन्होंने जो है हिंदी का प्रचार प्रसार किया है, बंगाल में रहकर। राम मोहन राय यहाँ पर ये कहते हैं कि हिंदी से ही समग्र भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, यानी पूरे भारत जो एक साथ जुड़ा हुआ है वो हिंदी भाषा के वजह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी लोग जो है इसी भाषा में बातचीत करते हैं और आपस में कनेक्ट हो पाते हैं, वरना किसी को गुजराती नहीं आती तो किसी को बंगाली नहीं आती। तो इसी वजह से वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो उन सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है। ये कौन कह रहे हैं, राम मोहन राय कह रहे हैं। कलकत्ता एक बहुभाषी महानगर है, यानी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग जो है आते हैं और उनकी सभी की भाषा अलग अलग है। तो वहाँ की मेन जो आप कह सकते हो प्रमुख भाषा है वो बंगला है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा जो बोलबाला जिस भाषा का है वो हिंदी भाषा का है, जो सबसे ज्यादा वहाँ पर यूज की जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पर बताया गया है, बच्चों को पीटना यह तुम्हारा बहुत बड़ी गलती है। अगर आप इसको बोलोगे तो हम कैसे बोलेंगे इसको, बच्चों को पीटना यह तुम्हारी, हम यहाँ पर जो है तुम्हारी लगा देंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। तो हमारी नॉर्मल हिंदी में ऐसा बोला जाएगा, लेकिन जब कलकत्ता के अंदर इसको बोला जाता है तो यहाँ पर तुम्हारी को तुम्हारा बोला जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है आप कह सकते हो कहीं ना कहीं गायब सा हो गया है। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है, अजय ने असत्य बात बोला। जैसे यहाँ पर बोला लिखा है, अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, अजय ने असत्य बात बोली है, तो हम इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन बंगाल के अंदर कैसे बोलेंगे, अजय ने असत्य बोला है, तो वहाँ पर बोली को बोला बोलते हैं। तो वहाँ पर बंगला का जो आप कह सकते हो, बंगला भाषा का प्रभाव देखा जाता है हिंदी के अंदर, और भी कई रीजनल लैंग्वेज जो है उनका प्रभाव
प्रभाव जो है कलकतिया हिंदी के ऊपर देखा जाता है। अब बात करते हैं हैदराबादी हिंदी। हैदराबादी हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो मध्यकाल और आधुनिक युग में विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया है। जितने भी मुस्लिम शासक रहे हैं अलग अलग, चाहे वो मध्यकाल के अंदर हो गए चाहे वो हमारे मॉडर्न टाइम के अंदर हो गए, उन सभी ने जो है हैदराबाद के ऊपर शासन किया है, जिसके वजह से वहाँ पर सबसे ज्यादा जो भाषा प्रयोग की जाती है वो उर्दू का प्रयोग किया जाता है। उर्दू का प्रचलन वहाँ पर सबसे ज्यादा है। इसी वजह से वहाँ की भाषा के अंदर उर्दू और हिंदी दोनों का जो है मिश्रण देखा जाता है। दोनों ही आपस में मिलकर एक अलग तरीके की हिंदी बनाती है, जिसको हम हैदराबादी हिंदी कहते हैं। हैदराबादी हिंदी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में ही बोली जाती है। दक्कनी मराठी एवं तेलुगु के मिलन से बनी है, जिसके अंदर कई सारे अलग अलग जो है आप कह सकते हो रीजनल लैंग्वेज का भी प्रभाव जो है देखा जाता है हैदराबादी हिंदी के अंदर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर आगे एग्जाम्पल भी बताया है। साथ ही यहाँ पे जो स्थानीय तेलुगु मैंने बता दिया, इसकी प्रभाव देखा जाता है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे ये बताया है, मुझे चाहिए, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, ये चीज मुझे चाहिए, यानी मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, हम ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर हैदराबादी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर कैसे बोला जाता है, मेरे को होना, यानी मेरे को ये कपड़ा होना, यानी मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पर मुझे चाहिए को मेरे को होना बोला जाता है। उसी तरीके से क्या चाहिए, अगर कोई बोलेगा क्या चाहिए तुम्हें, तो वहाँ पर क्या चाहिए को हैदराबाद में क्या बोला जाता है, क्या होना। कुछ इस तरीके की हिंदी जो है वहाँ पर प्रयोग की जाती है हैदराबाद के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर बता सकते हो, भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं तो बोली जाती है, बहुभाषी देश तो हमारा है, लेकिन यहाँ पर जो संपर्क भाषा है उसका महत्व है, क्योंकि हिंदी एक हमारी संपर्क भाषा के रूप में उभरी है, जिसके वजह से अलग अलग स्टेट के अंदर जो स्थानीय भाषा बोली जाती है उसका प्रभाव जो है हिंदी के ऊपर देखा जाता है, जिसकी वजह से हिंदी का स्वरूप थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है और वहाँ की खुद की रीजनल लैंग्वेज का प्रभाव वहाँ पर देखा जाता है। जो भी मैंने आपको बताया, चाहे वो हमारी कलकतिया हिंदी हो गई, चाहे वो हमारी मुंबई की हिंदी हो गई, चाहे वो हमारी हैदराबादी हिंदी हो गई, सभी के ऊपर जो है इस चीज का प्रभाव देखा जाता है। और हिंदी हमारी महत्वपूर्ण संपर्क भाषा मानी जाती है आपस में विचार विमर्श करने के लिए। बहुत ही प्राचीनतम महत्व है हिंदी का, आप ये बता सकते हो उसके निष्कर्ष में। अब बात करते हैं अपने थर्ड शॉर्ट नोट्स की, जो है हमारा अनुभव लेखन। अनुभव लेखन एक ऐसा लेखन होता है जो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर जब कोई भी लेखन लिखते हैं, जो भी हम कहीं पर गए हैं वहाँ पर जो भी हमने फील करा, जो भी हमने एक्सपीरियंस करा, उन सारी चीजों को जब हम लेख के रूप में लिखते हैं वही हमारा अनुभव लेखन कहलाता है। तो इसके परिचय में यहाँ पर यही बताया है कि अगर कोई व्यक्ति बाजार जाता है, बाजार के ऊपर अगर कोई वो अपने अनुभव के बेस पर कोई एक लेख लिखता है तो वो खुद के अकॉर्डिंग लिख रहा है, यानी वहाँ पर जो जो चीजें उसने एक्सपीरियंस करी, वहाँ की चीजें देखी, वहाँ के ग्राहकों को देखा, कैसी कैसी चीजें वहाँ पर बाजार में बिक रही थी, वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस वो जो है अपने इस लेखन के अंदर बताता है, हर एक चीज को डिटेल के अंदर। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है अनुभव लेखन का, अनुभव साझा करके सामाजिक और व्यवसायिक संबंधों में वृद्धि करना होता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने खुद के एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर करता है तो इससे व्यवसायिक और सामाजिक संबंध जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं कहीं पर गई हूँ और वहाँ से मैंने कोई चीज सीखी है, मुझे किसी चीज का एक्सपीरियंस मिला है और दोबारा से अगर कोई मेरा साथी वहाँ पर जा रहा है तो उसको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ था, तो तुम इन सारी चीजों से बचकर रहना, और ये यहाँ पर वो जगह अच्छी थी तो ऐसा जाना वैसा जाना, ये सारी चीजें मैं उसको पहले से डिटेल में बता दूंगी। तो इससे हमारे संबंध जो है उसके अंदर वृद्धि होगी, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो यही मेन उद्देश्य होता है हमारा अनुभव लेखन का। इससे सभी समाज के लोगों का आपस में संबंध जो है वो गहरा हो जाता है। बाजार दौरे का अनुभव लेखन व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यवसायिक उत्प्रेरणा, ज्ञान और अनुभव को साझा करता है। यानी जो व्यक्ति खुद बाजार गया है, वहाँ पर उसने खुद जो चीजें देखी हैं, वहाँ का व्यवसाय, उत्प्रेरणा, ज्ञान, उसका खुद का अनुभव जो है वो साझा करता है अन्य व्यक्तियों के साथ, ताकि अन्य लोग भी उसके अनुभवों से सीख सकें और उन्हें अपने बाजार या खरीदारी के निर्णय में मदद मिल सके। यानी उससे हम कुछ हेल्प भी ले सकते हैं या कुछ चीजें सीख सकते हैं कि हमें ये गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं कहीं घूमने गई हूँ और वहाँ पर मेरे से कोई गलती हुई है, तो अगर वहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड जा रहा है तो मैं उसको पहले से बता दूंगी कि ये गलती तुम मत करना। तो वही अपना एक्सपीरियंस शेयर जो है एक लेख के रूप में किया जाता है। अनुभव लेखन एक सामाजिक और साहित्यिक रूप से अपनी बात कहने का एक अच्छा माध्यम है। यानी हम कह सकते हैं अच्छा खासा हमारा माध्यम माना जाता है अनुभव लेखन, क्योंकि इससे सामाजिक साहित्यिक रूप से अपनी बातों को कह सकते हैं और लोगों को इसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, और जितनी भी हमारी भावनाएं हैं हम उन सारी चीजों को शेयर कर पाते हैं, साझा कर पाते हैं अन्य लोगों के साथ। इसमें हम अपने अनुभवों की गहराइयों को बड़े सरल शब्दों में ढालते हैं ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ सहजता से जुड़ सकें। जब भी हम कोई भी अनुभव लेखन लिखते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर अनुभव लेखन लिखता है तो जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा है उन सारे एक्सपीरियंस को बहुत ही सरल शब्दों में सहजता से जो है अपने शब्दों
शब्दों को वो लिखेगा और इससे क्या होगा, जो व्यक्ति पढ़ने वाला होगा वो बहुत अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा उसके अनुभव लेखन से। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट है, ये हमें एक संक्षिप्त बातचीत का एक सुंदर और सामाजिक मंच प्रदान करता है। अनुभव लेखन जो है वो अच्छा खासा मंच, एक अच्छा खासा माध्यम बन जाता है कि जिसके अंदर हम अपनी पूरी एक्सपीरियंस को बहुत ही कम शब्दों के अंदर किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं, अपने जितने भी मित्र संबंधी हैं उनको बता सकते हैं। इसके माध्यम से हम विभिन्न सामाजिक और भाषाई पृष्ठभूमियों पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त करते हैं। जो अनुभव लेखन है उसके द्वारा हम अलग अलग टॉपिक्स जो होते हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक मुद्दा हो गया या कोई भी हमारी भाषाई संबंधी पृष्ठभूमि हो गई, उसके अंदर जो है हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, सामाजिक समारोह अगर कोई भी होता है, उसके अंदर हम अपना एक्सपीरियंस सुना सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था उस जगह पर, मैंने ऐसा फील किया था, या इस चीज से मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो उन एक्सपीरियंस को हम अलग अलग जहाँ पर भी समारोह किए जाते हैं, कॉलेज, स्कूल या सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ। ये हमें अपनी भाषा में अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने का एक आदर्श माध्यम प्रदान कराता है। अनुभव लेखन क्या करता है, एक अच्छा खासा माध्यम बनता है जिसके अंदर हम अपने विचारों को सही ढंग से जो है व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छे अनुभव लेखन की विशेषताएं, एक अच्छा अनुभव लेखन जब भी माना जाएगा जब उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, व्यक्ति में अपनी भावनाओं को भाषा में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अनुभव लेखन लिख रहा है उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी भावना, अपनी फीलिंग को वो भाषा के रूप में व्यक्त कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज हमें बहुत अच्छी लग रही होती है लेकिन हमारे पास कोई वर्ड नहीं होते, तो कुछ भाषा नहीं होती हमें उसको व्यक्त करने के लिए। एक अच्छे अनुभव लेखन के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि जब भी वो कहीं पर जाता है तो हर एक चीज को देखकर वो अच्छा खासा जो है अपनी भाषा का प्रयोग कर अपनी भावनाओं को बता सके, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए। अच्छे अनुभव लेखन की एक विशेषता यह भी है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सहज भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी एकदम सही तरीके से, सरल तरीके से प्रस्तुत करे। अगर उसने देख लिया है किसी चीज को, कहीं से उसने कोई एक्सपीरियंस लिया है, अपनी फीलिंग को उसने भाषा में व्यक्त भी कर दिया, लेकिन उसकी भाषा बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो दूसरे लोग जो है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज्यादा टफ है, मुश्किल है, तो वो अनुभव लेखन अच्छा नहीं माना जाएगा। एक अच्छा अनुभव लेखन वही माना जाएगा जिसके अंदर जो अनुभव लेखन लिखने वाला व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को एक बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से भाषा के अंदर प्रयोग करते हुए अपनी बात को रखे। व्यक्ति को अपने अनुभव की गहराई में जाकर और उन्हें सरल शब्दों में बदलकर पाठकों को सीधे और संवेदनशील तरीके से अपना अनुभव जो है वो करवाना चाहिए। यानी जो भी उसने एक्सपीरियंस करा है उन सभी अनुभव को गहराई से जाकर बहुत ही सरल शब्दों में जो है उसको बताना चाहिए, जो पाठक हैं, जो भी उस अनुभव लेखन को पढ़ने वाले हैं, ताकि वो अपने आप को उस चीज से कनेक्ट कर पाए, उस चीज से कुछ चीज सीख पाए। एक अच्छे अनुभव लेखन में व्यक्ति को विस्तार पूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से अपने अनुभव का वर्णन करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सारी बातों को एक्सप्रेस करना चाहिए, ये आपको बताना है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा एकदम रुचिकार होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो बोर ना हो, वरना पाठक जो है उसको अच्छे से नहीं पढ़ेगा और उसको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। जब भी अनुभव को साझा करें या अनुभव लेखन लिखे तो उसके अंदर भाषा जो हो वो रुचिकार होनी चाहिए। एक अच्छा अनुभव वह लेखन है जब हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा के अंदर, सरल शब्दों का यूज करते हुए। तो ये कुछ जो है आप कह सकते हो विशेषता होनी चाहिए एक अच्छे अनुभव लेखन के अंदर, जब भी वो एक अच्छा अनुभव लेखन माना जाएगा। अब यहाँ पर एक अनुभव लेखन का उदाहरण दे रखा है, वो भी हिंदी में बाजार दौरे का अनुभव लेखन। एक व्यक्ति बाजार पर गया है, उसका जो अनुभव रहा है उस बाजार के अंदर, वो यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। इस तरीके से भी आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आप कोई भी जो है अपना अनुभव बता सकते हो। आप कोई मूवी देखने गए हो, आप कहीं पर घूमने गए हो किसी जगह पर, वहाँ का कोई भी एक्सपीरियंस जो भी आपने फील किया है उन सबको आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हो एक अनुभव लेखन के अंदर। अगर आप कहीं नहीं भी गए हो तो भी आप इजिली बनाकर लिख सकते हो। लिखने में कोई इतने बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कहीं गए, वहाँ पर वो चीज अच्छी थी, ऐसी थी, इतना मजा आया, ऐसी ऐसी चीजें वहाँ पर देखी, यही सारी चीजें आपको बतानी है बस। और जो गलतियां करी उसको साथ साथ बताते चलना है। ये एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से प्राप्त होता है, क्योंकि जो बाजार का दौरा होता है हर एक व्यक्ति अलग ढंग से करता है। जब भी हम कहीं पर जाते हैं हर एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग जो है एक्सपीरियंस को फील करता है, उसकी खुद की फीलिंग्स होती हैं। तो जैसे ही अगर कोई व्यक्ति बाजार जाता है तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है बाजार पर जाने का। पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो हीरों, वीरों और मंदिरों की नगरी के रूप में अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो एक अनुभव लेखन शेयर किया गया है, मेरा बाजार का अनुभव, खुद का अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रही हूँ। पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, उसी के अंदर एक जो बाजार लगता है वहाँ उस चीज का यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है शेयर किया जा रहा है। पिछले माह मैंने पन्ना के विविधता और जीवंतता के प्रतिबिंब चौक बाजार में घूमने और खरीदारी का अनुभव प्राप्त किया।
किया। जैसे यहाँ पर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, या आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो। जैसे यहाँ पर लिखा है, पिछले माह मैंने पन्ना के विविधता और जीवांत के प्रतिबिंब चौक बाजार में घूमने और खरीदारी का अनुभव प्राप्त किया। चौक पर जो बाजार लगता है उस जगह पर जो है पिछले महीने मैं गया था, वहाँ का जीवांत प्रतिबिंब मैंने देखा, किस तरीके का वहाँ का पूरा बाजार लगता है, उसी का अनुभव यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। पन्ना के चौक बाजार में पहुंचते ही मुझे वहाँ की रोटी सब्जी की महक और जो है गलियों में गूंजती हुई बाजार की जो हलचल है, वो सारी चीजों का मैंने सबसे पहला जो है अनुभव किया कि जैसे ही वहाँ पर मैं गया या गई तो वहाँ पर सबसे ज्यादा महक गलियों में किस चीज की आ रही थी, रोटी और सब्जी की महक थी, और बाजार की जो हलचल होती है, भगदौड़ होती है, उस चीज को एक्सपीरियंस किया। साथ ही मैंने वहाँ से अपनी रसोई के लिए आवश्यक सामान की खरीदारी की, यानी जो भी जरूरत का सामान था वो उन सारी चीजों को मैंने खरीदा। जरूरत का सामान आप बता सकते हो, सामान खरीदे वो मसाले, तेल, दाल वाल, ये सारी चीजें आप बता सकते हो, और मुझे यादगार अनुभव प्रदान किया। और ये सारी चीजें मैंने करी तो इस चीज से मेरा अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा यादगार बन गया, एक अलग तरीके का। बाजार में एक मोबाइल दुकान पर गया। मोबाइल दुकान पर क्यों गया उसका रीजन भी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर उसे स्क्रीन गार्ड लगवाना था, इसलिए वहाँ पर गया। और जो वहाँ का टेक्नीशियन था जो सही करने वाला था फोन, उसने मेरी काफी मदद करी, मेरे फोन को सही कर दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बाजार के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाने के लिए आमंत्रित किया था। उस रेस्टोरेंट में भी हम वहाँ गए, वहाँ के अलग अलग व्यंजनों का हमने आनंद लिया, और थोड़ी देर पहले हुई हल्की बारिश के कारण वहाँ की हवा में घुली मिट्टी की खुशबू और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू ने हमारे मन को आनंदित कर दिया। यानी इस तरीके से कितने सरल शब्दों में यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बारिश हुई थी पन्ना चौक के बाजार पर, और जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी के अंदर जो है सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, और जो अलग अलग गलियों के अंदर तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, उनकी खुशबू आपस में मिल गई है, जो बहुत ज्यादा आनंदित है। इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। और एक और विशेषता इस बाजार की बताई है कि ब्रजवासी की मशहूर लस्सी, यहाँ पर सबसे मशहूर लस्सी जो है ब्रजवासी की, जो कुल्हड़ वाली लस्सी होती है, जो कुल्हड़ में मिलती है, वो मैंने पी, जिसको पी के मेरे को बहुत ज्यादा आनंद मिला, जो गर्मी के अंदर ठंडक महसूस प्रदान करती है, जो स्वाद में एकदम लाजवाब थी। तो इस तरीके से भी आप ये सारी बातें बता सकते हो, आपने वहाँ पर क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या चीजें खरीदी। इसके अलावा बाजार में अन्य कई दुकानें थी जहाँ वस्त्र, गहने, चप्पल और अन्य सामान की जो भी खरीदारी का जो भी सामान होता है बाजार के अंदर, वो सारी चीजें मिल रही थी। भारतीय और पश्चिम दोनों संस्कृति का अद्भुत मिश्रण था, यानी कि इस बाजार के अंदर भारतीय चीजें होती हैं, चाहे वो पकवान हो गए या चाहे वो कपड़े वगैरह हो गए, वो भारत के भी हैं, पश्चिमी सभ्यता से रिलेटेड भी सारी चीजें जो है वहाँ पर मिल रही हैं, यानी जो भी बर्गर, चाउमीन या आपका पिज्जा वगैरह, इस तरीके की चीजें भी हमारे बाजार में देखी। भारतीय संबंधी जो चीजें हैं, समोसा वगैरह आपका, या जो भी आपका छोले भटूरे, ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें भी है, यानी भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों का जो है मिश्रण जो है इस बाजार के अंदर देखा गया, जो बहुत ही आनंदित था मेरे लिए। समय बिताने के बाद मैंने पन्ना के चौक बाजार से एक अद्वितीय अनुभव हासिल किया। इस अनुभव ने मेरे मन को शांति और संतोष से भर दिया, यानी जो मैं पन्ना चौक बाजार पर गया था या गई थी, जिससे मुझे बहुत अच्छा खासा एक अनुभव हासिल हुआ। ये एक ऐसा अनुभव था जो बहुत ही शांति में अनुभव था, जो एकदम संतोष, एकदम सेटिस्फेक्शन वाला अनुभव था, जिसको मैं कभी भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की जो खासियत मैंने बताई कि अलग अलग तरीके के व्यंजन, खुशबुओं की यादगार, ये सारी चीजें जो है आज तक मेरे मन में जिंदा है। जब भी याद करता हूँ वो खुशबू आज भी आ जाती है। ऐसे कुछ भी आप बना कर जो है वो लिख सकते हो, आप एक्सपीरियंस को जो है आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको हाँ अनुभव लेखन होता क्या है, क्या विशेषता होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स की, तकनीकी व मीडिया संबंधी शब्दावली। जैसे कि अभी हमने अपने बैंक की शब्दावली देखी थी, कार्यालय क्षेत्र के अंदर शब्दावली देखी थी, उसी तरीके से जो तकनीकी और मीडिया संबंधी जो हमारी शब्दावली होती है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इसके लिए हमारा कोई अलग से क्षेत्र नहीं होता, बल्कि जो हमारे कार्यालय जो परिवेश होता है उसी के अंदर जो टेक्नीशियन जो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर तकनीकी या मीडिया संबंधी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालय परिवेश के अंदर जो हमारी हिंदी की परिभाषिक शब्दावली है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आपस में बातचीत करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी की वजह से जो है संचार जो होता है वो अच्छा खासा बन पाता है, क्योंकि अगर वहाँ के कर्मचारियों को ही अपने शब्दावली के बारे में पता ही नहीं होगा कि इस शब्द का क्या मतलब है, तो वो आपस में सही तरीके से कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। ये शब्दावली सटीकता और सुगमता के साथ संबंधित होती है। इसी की वजह से जो सटीकता और सुगमता बन पाती है, कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की परिभाषिक शब्दावली में तकनीकी और मीडिया संबंधी शब्दावली शामिल होती है। कार्यालयों के अंदर ही ये शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं तकनीकी शब्दावली। तो तकनीकी शब्दावली जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी संगठन या किसी भी कार्यालय के अंदर तकनीकी अलग से जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे इनकी शब्दावली में कैसे शब्द आएंगे, सबसे पहला हमारा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक एक हमारा एक
तरीके का यंत्र है जिसके अंदर उंगली की छाप हो गई और मुंह की छवि हो गई या नेत्रों की रेटिना का स्कैन किया गया हो, तो ये सारी चीजें जो है उस यंत्र में किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे अलग अलग ऑफिस में जो है आजकल बायोमेट्रिक करवाई जाती है। जैसे ही स्कूल में भी ये देखा जाता है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर की जगह जो है बायोमेट्रिक यूज होती है, जिसके अंदर अपनी फिंगर लगाओ और उससे पता चल जाता है कि ये बंदा जो है आज प्रेजेंट है। तो बायोमेट्रिक का प्रयोग जो है आज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बायोमेट्रिक क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। IoT एक हमारा तकनीकी प्रणाली है जिसमें विभिन्न उपकरणों और उनके साथ जुड़े हुए नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से संवाद कर सकते हैं और जो डेटा होता है उसको साझा कर सकते हैं। यानी जो तकनीकी जो उपकरण होते हैं उन सभी के अंदर क्या किया जा सकता है, नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से, यानी जो हमारा इंटरनेट होता है उसी के जरिए से संवाद कर सकते हैं और आपस में जो डाटा होता है उस डेटा को भी जो है साझा कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। हमारा जो IoT होता है एक तकनीकी प्रणाली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा आप कह सकते हो मानव बुद्धि को मिमिक करता है, यानी जो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो आप कह सकते हो बुद्धि है उस पूरी चीज की नकल करता है। उस पूरे प्रोसेस को ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी कहते हैं, वही होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांस है और आज के समय में हम देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा जो है ये बढ़ता जा रहा है। वायरल वीडियो हमारी वो वीडियो होती है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी से जो है वो फेमस हो रही होती है, इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा जो है फेमस हो जाती है, एक साथ जो है करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। AR हमारा क्या होता है, ये भी हमारी एक तकनीकी प्रणाली है जिसके अंदर वास्तविक दुनिया को डिजिटल वस्तुओं या जानकारी से बनाया जाता है। तो ये हमारा AR होता है। अब बात करते हैं मीडिया संबंधी शब्दावली। ये हमारी तकनीकी शब्दावली होगी जो मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था। मीडिया संबंधी शब्दावली के अंदर जो हमारे मीडिया के अंदर किस तरीके के शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर हमारे समाचार, जानकारी, विचार, मनोरंजन को व्यक्त करने के लिए जो है ऐसे शब्दों को जो है उपयोग में लाया जाता है। तो इसकी शब्दावली क्या होती है हमारी, समाचार के अंदर हमारा न्यूज, जो भी कोई भी घटना जब कभी घटित होती है कहीं पर भी तो उस चीज की जानकारी को ही न्यूज कहा जाता है। टीवी चैनल, जो हमारे अलग अलग टीवी चैनल होते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके की चीजों को देखते हैं अपने मनोरंजन के लिए, कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है हम अलग अलग चैनल्स को देखते हैं, तो टीवी चैनल्स उनको कहा जाता है। पत्रकारिता के अंदर क्या होता है, सत्य, न्याय और सार्वजनिक जो हित होते हैं उन सभी की रक्षा के लिए समाचार प्रदान करने की कला और विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता, जिसको हम जर्नलिज्म भी कहते हैं। यानी कोई भी अगर कहीं पर घटना घटित हुई है और इन सभी को सत्य और सही दिखाने के लिए, सभी के हित में दिखाने के लिए जो है जो पत्रकार होता है एक क्या करता है, पत्र निकालता है, एक न्यूज निकालता है, तो उस चीज की कला को ही क्या कहा जाता है, पत्रकारिता कहा जाता है। समाचार प्रदान करने की जो कला है, जो पत्रकार प्रदान करेगा, जिसने उस पूरे पत्र को लिखा है, वो ही हमारी पत्रकारिता है। सोशल मीडिया हम सभी जानते हैं जिसके वजह से हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जो है एक दूसरे से कनेक्शन बना पाते हैं, चाहे व्यक्ति कहीं पर भी हो। अगर आज मैं दिल्ली में हूँ और आप कहीं और किसी अदर स्टेट में हो तो हम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं। अलग अलग इसके प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा वीडियो और ऑडियो सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने वाली प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो है टीवी और रेडियो पर अलग अलग तरीके की सूचनाएं, इंफॉर्मेशन या कोई भी मनोरंजन की चीजें जो है दिखा सकते हैं एक साथ कई सारे लोगों को, तो उसी को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो ये हमारे कुछ मीडिया के शब्द हो गए, यानी शब्दावली और वो तकनीकी शब्दावली। तो शब्दावली क्यों महत्वपूर्ण होती है तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जिसके हमने 3 क्वेश्चन करे हैं अलग अलग जगहों पर किस किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से जो है लोग आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। उनको अगर पता नहीं होगा तकनीकी क्षेत्र के अंदर कैसे शब्द होते हैं तो वो क्या शब्द का यूज करेंगे, तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र की शब्दावली का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि जो है उनके कार्यालय को वो आसान बना सके, वरना उनको काम करने में काफी ज्यादा मुश्किल आएगी। तो उस चीज का उनको बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जितने भी मैंने आपको आज इस क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवाए, ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही और भी वीडियोस जो है आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।